हेलो गैस। आपको तो पता होगा 90% से ज़्यादा ITR 7 रिटर्न्स जो ट्रस्ट का होता है वो आजकल डिफेक्टिव हो रहा है। और उसका जो टैक्स ऑडिट फॉर्म है 10B वो वाला बहुत डिफिकल्टी होता है। क्या आपको वही प्रॉब्लम फेस हो रहा है? आपको भी डिफिकल्टीज आ रहा है ITR 7 10B फॉर्म फिलअप करने लिए? तो फिर ये वीडियो आपके लिए। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन करूँगा 10B फॉर्म के और ITR के। टोटली बोले तो ITR 7 रिटर्न का डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट लेके डिस्कशन करेंगे। ये देखिए आपका ई फाइलिंग पोर्टल है। यहाँ पे मैं डाउनलोड सेक्शन में आ गया। डाउनलोड में देखिए यहाँ पे आइटम फॉर्म जो टैक्स ऑडिट का होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2023-24 है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है। यहाँ पे है 10B फॉर्म अप टू असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब अप टू फाइनेंशियल ईयर 2021-22, मतलब 1/4/2023 से ये वाला फॉर्म अप्लीकेबल हुआ है। इससे दो फॉर्म क्यों है? क्योंकि ये वाला फॉर्म पूरा का पूरा चेंज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस हुआ है। यहाँ पे आपका 32 क्लॉजेस, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका 32 क्लॉजेस है। एक एक क्लॉजेस का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं देखूँ तो 10BB फॉर्म का वो 49 क्लॉजेस है। ठीक है, मैं आपको एक एक बता रहा हूँ। 10B फॉर्म कौन फाइल करेगा, 10BB फॉर्म फाइल कौन करेगा, और क्या क्या चेंजेस है। पहले क्या होता था ना, पहले हमारा दो फॉर्म था 10BB। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले हमारा ये जो 10BB फॉर्म है ये था, 10B फॉर्म जो था। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको स्किप कर रहा हूँ एक सेकंड के लिए। आप देखिए पहले का बात बता रहा हूँ। ये जो दो है ना, ये पहला का फॉर्म है। ये जो 10BB है ये भी पहले का है। ये आज का डेट में जो ट्रस्ट का रिटर्न फाइलिंग डेट होता है 30 सितंबर तक, 30 सितंबर 2023 तक हमको फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 10। यहाँ पे तो लिखा है BB और 10B का फॉर्म तो यहाँ पे अपलोड हो गया है, लेकिन 10BB का फॉर्म यहाँ पे नहीं आया है। देखिए मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ, देखिए 10BB फॉर्म ये वाला अपलोड हुआ है कौन सा डेट पे? ये वाला हुआ है 2 सितंबर 2022, यानी कि यहाँ का इस फॉर्म का यूटिलिटी अभी तक नहीं आया है। इस यूटिलिटी को अगर डाउनलोड करके मैं ओपन करता हूँ, देख लीजिए, आपको एक बार ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ये वाला पुराना साल का है, इसका दिखा दे रहा हूँ। और ये 10B का भी दिखा दे रहा हूँ। ये 10B का इस साल का है। ये ऊपर आ गया ना, ये वाला देखिए, ये वाला इस साल का है। ये वाला भी मैं डाउनलोड करके आपको दोनों दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड हो गया। ये वाला हो गया आपका, ऐसा 10B फॉर्म करके आ जाएगा। इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मैं अभी आपको एप्लीकेबिलिटी नहीं बताया कौन वाला कंपनी 10B फिलअप करेगा। कंपनी बोल दिया सर, मेरी मिस्टेक। कौन सा ट्रस्ट, कौन सा ट्रस्ट 10B फॉर्म फाइल करेगा और कौन सा ट्रस्ट 10BB फाइल करेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैं थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ कि फॉर्म कैसे होता है, वो डाउनलोड कैसे किया जाता है, फाइल कैसे किया जाता है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया मार दिया, वो भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया, ये वाला फोल्डर हो गया। ये वाला यहाँ पे ये वाला यूटिलिटी आ गया, ये 10B का। यहाँ पे हम डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। वाला आपका हो गया 10B फॉर्म। यहाँ पे लिखा है ना फॉर्म 10B, तो ये 10B फॉर्म है। किसके लिए एप्लीकेबल होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। कौन 10B फिलअप करेगा, कौन सा ट्रस्ट, और कौन सा ट्रस्ट 10BB फिलअप करेगा। ठीक है, ये वाला 10B फॉर्म ऐसे आ जाएगा। इसमें आपका आ जाएगा 49 क्लॉजेस। यहाँ पे आपको आ जाएगा 49 क्लॉजेस। आप यहाँ पे रिफिल डाटा कर पाएंगे, इम्पोर्ट, यहाँ इम्पोर्ट जेसन कर पाएंगे, और कंटिन्यू विदाउट रिफिल करते हैं। कंटिन्यू विदाउट रिफिल करेंगे या तो पान नंबर वगैरह डाल के यहाँ पे आपको देख सकते हैं 5 डिजिट होता है, 4 डिजिट होता है। लेट स्टार्टर किया तो यहाँ पे आप देखिए 49 क्लॉजेस यहाँ पे आ गए। तो ये वाला आपका 49 क्लॉजेस हो गया। 49 सब क्लॉजेस है। इसको क्लोज कर रहा हूँ। अभी आपका दूसरा फॉर्म दिखा दे रहा हूँ, वो एक्चुअली लॉन्च नहीं हुआ है अभी तक, वो आ जाएगा लॉन्च होने का। मैं उसको थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। ये वाला है आपका 10BB एक्स्ट्रैक्ट से। ये एक्चुअली पिछले साल का फॉर्म है, तो पिछले साल का एप्लीकेशन जैसे दिखा रहा है। तो आपको ये वाला में ओपन करना है, लेकिन ये तो नहीं आया, ये तो पिछले साल का है, अभी तक तो कुछ काम नहीं है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे मार्किंग नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। तो ये वाला ओपन किया मैं। ये जावा के साथ रन होता है, जैसे पिछले साल फॉर्म हुआ था।
तो यहाँ पे आता है अनेक्सर ए बी सी, यहाँ पे फॉर्म 10B, यहाँ पे ऑडिटर का रिपोर्ट जाता है, ऑब्जर्वेशन वगैरह, यहाँ पे आपका अनेक्सर ए बी सी जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका एप्लीकेबिलिटी दिखा रहा हूँ और कौन सा वाला ट्रस्ट क्या फिलअप करेगा इसके बारे में बता रहा हूँ। यहीं पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था ना, असेसमेंट ईयर 2022-23 तक, अप टू 2023, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक, फाइनेंशियल अप टू असेसमेंट ईयर 2022-23 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक कुछ जो था अभी से वो चेंज हो गया, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के ऑनवर्ड्स फॉर्म में चेंजेस हुआ है। जो फॉर्म फाइल कर रहे थे 10B और जो ट्रस्ट फाइल कर रहे थे 10BB, तो उसमें चेंजेस हुआ है, वही फॉर्म वो भी फॉर्म चेंज हो गया है। वही ट्रस्ट अभी 10BB करेंगे और 10B करेंगे। कौन सा ट्रस्ट क्या फाइल करेंगे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ पहले क्या हो रहा था, तो इसी के हिसाब से आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा एग्जीम्शन का आप ध्यान दे लो, दो टाइप का एग्जीम्शन था। एक था सेक्शन सेक्शन 11 एंड 12 का एग्जीम्शन था, और एक था एग्जीम्शन अंडर सेक्शन 1023C का था। तो दोनों में एग्जीम्शन क्या था ना, जो 1023C का था उसमें था 1 करोड़ तक जो भी मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह समझ लो, और यूनिवर्सिटी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट समझो, जो भी रिसीव कर रहे हैं 100 लाख तक, वो एग्जीम्शन था। जितना भी वो डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करे वो एग्जीम्शन था। अभी क्या हो गया ना, वो वाला 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ हो गया, 500 लाख, 500 लाख। ठीक है, और यहाँ पे 11-12 का क्या एग्जीम्शन था ना, आपका अगर ट्रस्ट जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बना हुआ है उस ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप 85% एक्सपेंसेस कर दिए हो, करंट ईयर का जो भी रिसीव है उसी के हिसाब से आपने 85% एप्लीकेशन कर दिए हो उसी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो फिर आपको जो 15% बचा वो टैक्स नहीं लगता है, नॉन टैक्स लगता है। तो इसलिए आपका ये फॉर्म था जो 11-12 में एग्जीम्शन ले रहे थे, उसमें था 10B फॉर्म, और जो 1023C का एग्जीम्शन ले रहे थे उनका था 10BB फॉर्म। ठीक है, अभी क्या चेंज हुआ है ना, ये वाला जो असेसमेंट है 23-24 ऑनवर्ड्स, मैं अभी कलर दूसरा कर रहा हूँ, 23-24 ऑनवर्ड्स मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 तक। एक्चुअली इस बार से ही हुआ है, मतलब हमारा जो ट्रस्ट का फाइलिंग होता है वो 30 सितंबर तक टैक्स ऑडिट होता है। तो इसलिए अभी अभी ये अभी मतलब 2022-23 से ही एप्लीकेबल हुआ है। तो आपको थोड़ा ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे वही सेम फॉर्म है 10B, एंड एक और फॉर्म है 10BB। लेकिन यहाँ पे 10B कौन फाइल करेगा, यहाँ पे दो कंडीशन आप सोच लो। आपका टोटल रिसिप्ट मोर देन 5 करोड़, और आपका रिसिप्ट डोनेशन रिसिप्ट कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट जो भी समझ लो रिसिप्ट, और आपने डोनेशन पेमेंट किया है और कंट्रीब्यूशन किसको पेमेंट किया है, रिसीव और पेमेंट दोनों समझ लो। अगर आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया, तो फिर आपके ऊपर 10B फाइल करेंगे, मतलब आप 10B ही फाइल करेंगे। तो चेंज हो गया ना, यहाँ पे 10B था, सेक्शन 11-12 में जो एग्जीम्शन ले रहे थे उनके लिए था। लेकिन अभी क्या हो गया, 10B हो गया जिनका ग्रॉस रिसिप्ट 5 करोड़ से ज़्यादा हो, या फिर उनका कोई भी डोनेशन वगैरह या कोई एप्लीकेशन वगैरह की कंट्रीब्यूशन वगैरह जो भी हो वो आउटसाइड इंडिया से आ रहे हैं, वो 10B करेंगे। अगर ये वाला कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, ये दोनों कंडीशन है, मतलब हमारा ग्रॉस रिसिप्ट 5 करोड़ से नीचे है, लेस देन 5 करोड़, और हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन एप्लीकेशन फाउंड हो रहा है वो सारा का सारा इंडिया के अंदर है, तो फिर हमारा 10BB फाइल होगा। तो अभी आप क्लियर हो गए कौन सा ट्रस्ट 10B फाइल करेगा और कौन सा ट्रस्ट 10BB फाइल करेगा। ठीक है, वो एक्चुअली ये 10BB फॉर्म क्यों फाइल होता है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारा ग्रॉस का ट्रस्ट का ग्रॉस रिसिप्ट 2.5 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा होता है ना, यहाँ पे मोर देन होता है, ग्रेटर देन होता है 2.5 लाख, देन हमको टैक्स ऑडिट करना पड़ता है, टैक्स ऑडिट करना पड़ता है 10B फॉर्म से या फिर 10BB फॉर्म से। 10B तो 5 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो फॉरेन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, फॉरेन में एप्लीकेशन हो रहा है फंड वगैरह, तो 10B नहीं तो 10BB। अगर इसके नीचे हो रहा है हमको ये वाला फॉर्म फाइल नहीं करना पड़ेगा, हमारा ड्यू डेट रिटर्न हो जाएगा 31 जुलाई। अगर मैं टैक्स ऑडिट कर दूँ, यहाँ पे मेरा
ड्यू डेट हो जाता है 30 सितंबर ऑफ आईटी रिटर्न। ठीक है, अभी मैं आपको देखिए बीबी हो गया, ए 10 बी हो गया, तो मैं क्या करूँगा ना, आपको 10 बीबी में पूरा डिटेल वीडियो पहले दे दूंगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट रह जाएगा। पार्ट 1 में मैं आपको 10 बीबी का पूरा डिटेल्स वीडियो, पूरा का पूरा फुल डिटेल वीडियो अभी मैं आपको दे देता हूँ। फिर पार्ट 2 मेरा एक रहेगा, तो इसका फुल डिटेल्स दे देता। मैं इसको आपको पहले क्यों बताया, क्योंकि आपका देखिए जो भी इंडिया में ट्रस्ट है, बहुत सारा ट्रस्ट है, और सबका भी डिफेक्टिव रिटर्न हो रहा है जो भी, तो उनका 10 बीबी ही फॉर्म जाएगा। ये कम से कम ट्रस्ट होगा जो 5 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, तो मैं दूंगा, उसका भी डिटेल दूंगा, लेकिन पहले इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो पहला मैं सेकंड वीडियो दे दूंगा पहले। तो फिर हम शुरू करते हैं 10 बीबी में। 10 बीबी तो मैं आपको दिखा लिया वो वाला। 10 बीबी का क्या होता है ना, यहाँ पे यूटिलिटी नहीं आया, ये जो वाला जो यूटिलिटी आया है ये बारा पुराना साल का था। देखिए यहाँ पे कैसे इस साल का आ गया यूटिलिटी, 24 अगस्त को ये आया था, लेकिन 10 बीबी का नहीं आया। तो फिर हम क्या करते हैं ना, हम पीडीएफ फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म आप देखने के लिए क्या करेंगे, इनकम टैक्स साइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर गूगल पे आप डायरेक्ट इनकम टैक्स मार देंगे सर्च, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा। इसको मैं ओपन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए टैक्स लॉ रूल रेगुलेशन पे यहाँ पे आपका आ रहा है, यहाँ पे मार्किंग दिखा रहा हूँ, इनकम टैक्स फॉर्म, ये दिखा आपको इनकम टैक्स फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इनकम टैक्स फॉर्म में डाउन, फाइल यहाँ पे नहीं करेंगे, फाइल जो करेंगे इस पोर्टल पे करेंगे, सेव फाइल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वहाँ पे फॉर्म का यूटिलिटी अपलोड नहीं हुआ है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो उसको डेवलप नहीं किया है, वो 1-2 दिन में छोड़ देंगे, मैं उसको भी दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ हम दिखाऊंगा, यहाँ पे तो 10 बीबी नहीं है, तो हम नीचे जाके उसको सर्च मार लेंगे, व्यू मोर मारेंगे तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन आ जाएगा, फॉर्म नंबर 10 बीबी सर्च। ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ में क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए आ गया आपका पीडीएफ। ये वाला आपका आ गया पीडीएफ 10 बीबी। जैसे 3 CB 3CD का, जैसे आपने देखा होगा 3 CB 3CD 3CA 3CD का दो टैक्स ऑडिट था ना 44 AB का, जैसे वो फॉर्म था, दो फॉर्म, इसका ए वाला ऑडिट रिपोर्ट था और ए वाला आपका अनेक्सर था। ऐसे 10 बीबी फॉर्म में भी दो पार्ट है, एक आपका ऑडिटर्स रिपोर्ट होता है और एक आपका अनेक्सर होता है। मैं 2-3 साल से सोच रहा था कि एक कंप्यूटेशन सीट बनाऊँ ट्रस्ट का। एक्चुअली मैं जो भी देखा हूँ ट्रस्ट ना, सारे जगह वो गलत कर रहे हैं कंप्यूटेशन, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक कंप्यूटेशन सीट बना के सबको दे दूंगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो उसी के हिसाब से वो कंप्यूटेशन करेंगे। लेकिन वो थोड़ा टाइम शॉर्टेज हुआ तो कर नहीं पाया। लेकिन इस साल से क्या हुआ है ना, ये जो अनेक्सर है ना, ये पूरा का पूरा मैं जैसे सोच रहा था कंप्यूटेशन करूंगा, वो सेम टू सेम अनेक्सर दिया हुआ है। मतलब अभी ऐसा भी होगा कि आप ये जो अनेक्सर है इसको आप फिलअप करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटेशन हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका कंप्यूटेशन हो जाएगा, कंप्यूटेशन मतलब टैक्स कंप्यूटेशन हो जाएगा। और आप जब ITR 7 फाइल करेंगे, वहाँ पे प्री फिल मारेंगे, तो ये वाला जो कंप्यूटेशन हुआ है वो सारा का सारा ITR 7 में भी फिलअप हो जाएगा, वो सारा का सारा ITR 7 में फिलअप हो जाएगा। एक होता है ऑडिट रिपोर्ट वाला और एक होता है अनेक्सर वाला। अनेक्सर को क्या मैं बताया ना आपको, तीनों पार्ट होता है। एक होता है आपका इन्फो वाला, जनरल इन्फो वाला। सेकंड वाला होता है आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स वाला, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। और तीसरा में क्या होता है आपको, अदर रिपोर्टिंग, अदर रिपोर्टिंग। तो मैं कंप्यूटेशन इन्फो में तो बता दिया आपको 1 से 11, कंप्यूटेशन में इनकम में आपको बता दिया 12 से आपका 26 तक। ठीक है, बाकी यहाँ पे आ गया आपका अदर रिपोर्टिंग है 27 से लेके 32 तक। ठीक है, यहाँ पे जो 12 से 26 था, इसको भी मैं तीनों पार्ट से कर दिया, एक इनकम, एक एप्लीकेशन और तीसरा आपका हो गया टैक्सेबिलिटी। ठीक है,
तो 12 से 26 में आपका हो गया इनकम वाला 12 से 22, और एप्लीकेशन ऑफ फंड वाला 23, और आपका टैक्सेबल वाला 24, और 30% टैक्स वाला 25, 26 जो आता है 115 बी बी आई सेक्शन, 115 बी बी एफ सेक्शन। ये हो गया हमारा 26 क्लास तक। फिर हम देखेंगे 27 से 32 अदर रिपोर्टिंग। आपको मैं इस पेज में आया इसलिए आपको डिटेल्स में बताऊंगा इसके बारे में। 27 में क्या होता है ना, 27 क्लास में क्या होता है, प्रीवियस ईयर का अगर कुछ हम रखे, प्रीवियस ईयर का कुछ हम अकोमुलेटेड करके रखे, वो इस साल में एक्सपेंसेस किए, एक्सपेंसेस मतलब एप्लीकेशन किए, तो ये वाला 27 में आएगा। जैसे 28 में क्या आएगा ना, 28 में आएगा ट्रस्ट का सब स्पेसिफाइड पर्सन होता है जो उसका रिलेटिव, अगर आपका देखिए जैसे कि रिलेटिव होता है, ट्रस्ट का स्पेसिफाइड पर्सन होता है, उसका ट्रस्टी, उसका जो भी उसका ट्रस्टी वगैरह जो भी उनके साथ होता है वो स्पेसिफाइड पर्सन होता है। तो यहाँ पे उनका स्पेसिफाइड पर्सन के डिटेल्स देना पड़ेगा, कौन कौन है, उनका नाम, एड्रेस, पान वगैरह देना पड़ेगा। फिर 29 उसके बाद आएगा। 29 का लिंकेज 25 पे ही साथ है। 29 में क्या आएगा कि ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर हमने ट्रस्ट में कुछ एक्सपेंसेस किए हुए, मतलब जो भी वो एक्सपेंसेस दिखा रहा है उनका रिसीव पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में, तो वो पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर कुछ दिखाए होंगे तो यहाँ पे आएगा, इस वाला क्लॉज में आ जाएगा। फिर आएगा आपका 30 क्लॉज। मैं आपको एक एक क्लॉज का भी डिटेल्स दिखाऊंगा, ठीक है। मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। 30 क्लॉज से आता है, क्या होता है ना, हमको तो एग्जीमशन लेने के लिए 11 और 12 का एग्जीमशन लेने के लिए हमको हमको क्या करना पड़ता है ना, हमको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है इनकम टैक्स में, डिपार्टमेंट में, और हमको 12A का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। 12A का जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं ना, तो हमारा क्या होता है ना, ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमको एक्सपेंसेस करना पड़ता है। जो जो ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट में हम फॉर्म को एप्लीकेशन करेंगे। तो इसमें क्या था ना, अगर कुछ जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, असेसिंग ऑफिसर हो, नहीं तो आपका कमिश्नर हो, जो भी आपको वो देखते हैं कि वो अप्रूवल देते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वो अप्रूवल देते हैं वो 12A रजिस्ट्रेशन। और बाद में अगर देखेंगे कि आपने आपका जो भी ऑब्जेक्टिव था उसके अंदर एक्सपेंसेस नहीं किए, आपका अंदर वो जो भी था प्रिवेंशन, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था, सोशल वेलफेयर करना था, सोशल वेलफेयर करना था, आपका एजुकेशन को प्रमोट करना था, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था ना, आपको उसी हिसाब से एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, उसी के ऊपर दूसरे किसी में एक्सपेंसेस नहीं कर पाएंगे। अगर इनको पता चल जाता है तो फिर आपका वो लाइसेंस, वो वाला जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दें। तो इस बार से क्या हुआ ना, 30 क्लास से चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो वाला यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए एक क्लॉज डाला हुआ है कि वो जो ट्रस्ट एक्सपेंसेस कर रहा है सारा का सारा, जो भी रजिस्ट्रेशन लिया है, फिर जो भी ऑब्जेक्टिव के लिए वो ट्रस्ट बना हुआ है उसी ऑब्जेक्टिव के लिए वो एक्सपेंसेस कर रहा है, नहीं तो अदर देन ऑब्जेक्टिव वो कुछ कर रहा है। तो इसी के लिए आपका 30 नंबर क्लॉज में रिपोर्ट जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ रिपोर्ट हो गया ना, तो फिर मानो कि आपका ट्रस्ट का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह था वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर उसको देखेंगे, सीआईडी को बताएंगे, फिर सीआईडी उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। वो आप चलो ऑटोमेटिक जाएगा, ये ऑटोमेटिक उनको इन्फो चला जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है 31 क्लॉज। 31 क्लॉज में क्या होता है ना, डेप्रिसिएशन। बहुत सारा ट्रस्ट का अकाउंट देखा हूँ जहाँ पे वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक क्लॉज आ गया, अगर आपने पहले जो एसेट परचेज किए थे उस वक्त आपने एसेट का जो परचेज अमाउंट उसको आप एप्लीकेशन ऑफ फंड में डाल दिए, तो आपको डेप्रिसिएशन लेना नहीं चाहिए था। अगर उसमें आप कुछ वायोलेशन किए वहाँ पे एप्लीकेशन डाल दिए, फिर अभी क्या करें, डेप्रिसिएशन ले रहे, तो आप दो बार रिडक्शन ले लो, तो इसलिए वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे तो अभी डालना, अगर आपने एप्लीकेशन किए लेकिन यहाँ पे वो वाला आपने अगर एसेट परचेज किए उसको एप्लीकेशन में नहीं डाले, एप्लीकेशन ऑफ फंड में, तो फिर आपको डेप्रिसिएशन मिलता है, तभी आप डेप्रिसिएशन में डालना, ठीक है। फिर आपका आता है 32 नंबर क्लॉज, जो हमारा होता है TDS TCS।
जो 3CD का था वही सेम टू सेम, जिसमें जो जो कॉलम था इसमें भी वही सेम टू सेम। तो आपका ओवरव्यू हो गया। ओवरव्यू आप एक और बार देख लो। 10 BB का एक होता है ऑडिटर्स रिपोर्ट और दूसरा होता है अनेक्सर। अनेक्सर में आपका होता है 3 पार्ट। एक होता है, कलर चेंज कर लेता हूँ, एक होता है इन्फो वाला पार्ट, एक होता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स वाला पार्ट, और एक होता है अदर रिपोर्टिंग वाला पार्ट। ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो इन्फो में 1 से 11 तक क्लॉज आता है, कंप्यूटेशन टैक्स में 12 से 26, और अदर रिपोर्टिंग में 27 से 32। इस ए वाला आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स यहाँ पे आप करेंगे। तो इसका अगर मैं 3 लाइन में देखूँ, ये वाला आपका इनकम हो जाएगा, ये वाला आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, और ये वाला आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। ये दोनों स्पेशल केस है, 30% टैक्स वाला, वो भी आपका काउंट होगा। तो अब यहाँ पे तीनों में जो भी आपका इनकम आएगा इसके ऊपर आपका टैक्स लाइबिलिटी आएगा। ठीक है। फिर अदर रिपोर्टिंग में हमारा क्या है, 27 जो भी प्रीवियस ईयर में आपने प्रीवियस ईयर में अक्यूमुलेटेड करके रखे थे, इस साल एक्सपेंसेस करेंगे तो यहाँ पे आप दिखाएंगे 27। 28 में जो भी हमारा ट्रस्टी वगैरह रिलेटेड पार्टी है तो वहाँ पे आपका 28 में आ जाएगा। 29 में क्या आएगा, अगर उसमें हमने कुछ एक्सपेंसेस किया है और कुछ फंड एप्लीकेशन किया है स्पेसिफाइड पर्सन के लिए, तो यहाँ पे 29 पे आ जाएगा। 10 BB, 10 BB का मैं बता रहा था आपको, 2 पार्ट है। पार्ट 1 में आपका ऑडिट रिपोर्ट है, यहाँ पे आप देख लो ऑडिट रिपोर्ट। ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना, ठीक है, अभी हम उनको रेड कर लेते हैं, ये वाला रेड। ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ये ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट तो कुछ नहीं है, सिर्फ ऑडिटर बताया कि हमने इनका ऑडिट किया है। बैलेंस शीट यहाँ पे देखिए, बैलेंस शीट ऑडिट किया है। यूनिवर्सिटी जो भी है आपका इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी हॉस्पिटल, अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, आज आठ, आज आठ यहाँ पे आ जाएगा आपका। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 यहाँ पे आ जाएगा। एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक सेकंड यहाँ पे देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रस्ट का तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, ये कहाँ से आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है अगर ट्रस्ट कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ उनका ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव को छोड़ के और कुछ प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। और बाकी सबका यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया। यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल ट्रस्ट, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। और सेकंड वाला पर आ गया ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ऑडिटर लिखता है ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, नॉलेज, बिलीफ। यहाँ पे तो हमको फिलअप नहीं करना है तो इसमें हमें देगा। यहाँ पे एक आई और हुई। अगर आपका जो ऑडिट फार्म है वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में है, प्रोप्राइटरशिप में है तो आई लग जाएगा। अगर वो फार्म है तो आपका वही आ जाएगा। एक बार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जावा में फॉर्म ऐसा आएगा, इसका आप क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आई और उई, तो ये सारा जगह जो भी है वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। आई सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे माई हो जाएगा, उई सिलेक्ट करेंगे तो ये आवर हो जाएगा ऑटोमेटिक। सबको सिर्फ इस बार में सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्म जो भी फॉर्म आएगा वो इसी हिसाब से ही होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आपने कुछ ऑब्जर्वेशन क्वालिफिकेशन दिया है ऑडिट रिपोर्ट में, वो अनेक्सर तो अलग बात है। अनेक्सर में जो जो यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे आप दे देंगे ऑडिटर ऑब्जर्वेशन और क्वालिफिकेशन। यहाँ पे भी इन केस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इनकम एप्लीकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग ईयर एंडेड ये 31 मार्च 2023। आपका अगर इस साल का देगा 22-23 का देखते हैं तो इस साल आ जाएगा। यहाँ पे डेट दे देंगे, प्लेस दे देंगे, यहाँ पे साइन मेंबरशिप, ये सब डिजिटल साइन होता है। ठीक है। ये वाला आपका रिपोर्ट चला गया, रिपोर्ट में कुछ नहीं है। ठीक है। अभी हम जाएंगे अनेक्सर। अनेक्सर का 3 पार्ट था। एक पार्ट था आपका जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। देखिए अभी बताया था कि आपको 1 से 11 तक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देना है क्लाइंट के बारे में। उसके बाद 12 से 26 तक, 12 से 26 तक आपका टैक्स का कंप्यूटेशन होगा। 27 से 32 प्लस तक आपका क्या होगा ना, अदर रिपोर्टिंग जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए ए वाला क्लॉजेस होता है 1, 2, 3। यहाँ पे दे दे बता रहा था ये क्या हुआ ना, 1 से 11 तक जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो इसमें उसको फिर वो कैटेगराइज कर दिया कि यहाँ पे 1 से 6 तक आपका बेसिक डिटेल्स है, 7, 8 में आपका लीगल टाइप ऑफ ऑडिट वगैरह जाता है। यहाँ पे आपका मैनेजमेंट डिटेल्स जाता है, जो मैनेजमेंट मतलब जो ट्रस्टी को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि आप ट्रस्टी बोल लो, चेयरमैन बोल लो, ट्रेजरियर बोल लो, जो भी हो। यहाँ पे आपका आ गया कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी। आपका बिजनेस कब, बिजनेस बोल रहा हूँ, आपका जो ट्रस्ट है उसका एक्टिविटी कब से कमेंसमेंट हुआ है। यहाँ पे आ गया डिटेल्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बताऊंगा, एक एक क्लास बता रहा हूँ। ठीक है। एक एक क्लास में आप देखिए, छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका आ गया पैन ऑफ ऑडिटी। यहाँ पे देखिए ऑडिटी लिखा है। ऑडिटी मतलब एक होता है ऑडिटर जो चार्टर्ड अकाउंट होता है वो ऑडिट करता है, 10 BB फॉर्म फाइल करता है। एक होता है ऑडिटी जिसको हम क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है। ऑडिटर ऑडिट करता है ऑडिटी का,
तो यहाँ पे पान ऑफ ऑडिटी मतलब क्लाइंट का पान नंबर, मतलब ट्रस्ट का पान नंबर यहाँ पे डाला जाएगा, ठीक है। और नेम ऑफ ऑडिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे प्रीफिल हो जाएगा, ठीक है। फिर असेसमेंट ईयर आपको पता होगा। फाइनेंशियल ईयर जो भी होता है, फाइनेंशियल ईयर मतलब 2022 से 2023 है, तो इसका असेसमेंट ईयर आ जाएगा 2023 से 2024। अभी हम इस साल का अभी फाइल करेंगे, इस साल से सब कुछ चेंज हुआ है। इसको इरेज कर लेना, क्लीन रखता हूँ, ठीक है। यहाँ असेसमेंट ईयर का ये हो गया प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब पिछला ईयर नहीं है, प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और पिछले साल को प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बोलते हैं, नहीं तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे देखो ईयर नहीं डाला है, यहाँ पे डेट दे दिया है, पर्टिकुलर डेट। अगर आपका ट्रस्ट इनकॉर्पोरेशन हुआ है करेंट ईयर में, तो यहाँ पे पूरा डेट डालेंगे। अगर आपका ट्रस्ट पिछले साल में इनकॉर्पोरेशन हुआ था, तो यहाँ पे आप डाल देंगे 1 अप्रैल 2022। अगर इस साल में इनकॉर्पोरेशन हुआ है 10 जनवरी 2023 को, यहाँ पे 10 जनवरी 2023, 10 जनवरी 2023, और उसके नीचे आप डालेंगे 31 मार्च, यहाँ पे 23 ना, यहाँ पे 23, और इसके नीचे आप डालेंगे 31 मार्च 2023, और यहाँ पे पेन चलता नहीं, ठीक है। 2023 हो गया, केवल आपका डिटेल्स आ गया। अभी आपका चारों क्लास खत्म हो गया, ऐसे ऐसे ही 32 क्लास खत्म हो जाएगा मजे के साथ। फिर आ गया आपका रजिस्टर एड्रेस ऑफ ऑडिटी, रजिस्टर एड्रेस ऑफ द ऑडिटी। ऑडिटी का जो भी प्लेस में आपका रजिस्टर हुआ है ऑफिस, ट्रस्ट रजिस्टर हुआ है, उसका एड्रेस डाल देना है। अदर एड्रेस इफ एप्लीकेबल, अगर उसका कुछ ब्रांच वगैरह है, अगर कुछ उसका अदर में डॉक्यूमेंट वगैरह मेंटेन हो रहा है, तो उसका वही वाला एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट का एक्चुअली एक है, ऑडिट जो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट, मैं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके आगे बताऊंगा बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमारा 11 नंबर क्लॉज में है शायद, जैसे 3CD का होता है वही बुक्स ऑफ अकाउंट है। इस क्लॉज में आपको बताऊंगा कि इसका कुछ रूल रेगुलेशन है, जो रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस में, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और रूल रूल होता है 17AA। जैसे हमारा ऑडिट का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए 44AA अदर कंपनी का, ऐसे ही इसका ट्रस्ट का भी 17AA बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए। तो यहाँ पे आ गया टाइप्स ऑफ ऑडिट। आपका अगर ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी है, या अदर है। कंपनी मतलब सेक्शन 8 वाला कंपनी जो है। सोसाइटी एक्ट में अगर रजिस्ट्रेशन है, और ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन है, अगर अदर कुछ एक्ट में रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। मतलब द ऑडिटी इज एस्टैब्लिश, ऑडिट मतलब क्लाइंट समझ लो, तो ट्रस्ट समझ लो। एस्टैब्लिश ऑनर एन इंस्ट्रूमेंट, यस करना है या नो करना है। अगर कुछ डीड वगैरह होके वो ट्रस्ट बना हुआ है, तो आपको यस करना है, तो यहाँ पे यस कर लेंगे, ठीक है। आया 9 नंबर क्लास, 8 तक खत्म हो गया, अभी 9 नंबर क्लास। 9 नंबर क्लास में क्या होता है ना, मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट लिखा है, तो मतलब जो भी मैनेजिंग ट्रस्टीज है, ट्रस्टी को सारा का डिटेल देना है। क्या क्या डिटेल देना है, नेम देना है, नेम ऑफ पर्सन, और यहाँ पे रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बोला रिलेशन। यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन, यहाँ पे रिलेशन। रिलेशन में क्या है ना, 1 से 10 तक एक कोड है, 1 से 10 तक कोड है। 1 से 10 में 1 में लिखा है एक, 2 में लिखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कोड कहाँ पे लिखा है। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो लास्ट पेज में नोट है, यहाँ पे देखिए। जो ऑथर होता है, ऑथर मतलब सेटलर, यहाँ पे सेटलर भी आपके, और फाउंडर, ट्रस्टी, ये सब सीरियल का है। जो भी जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा। सेटलर जो है 3 सिलेक्ट होगा, ट्रस्टी वगैरह 4 सिलेक्ट होगा, फाउंडर 2 सिलेक्ट होगा, और ऑथर यहाँ पे 1 सिलेक्ट होगा। ऐसे करके सिलेक्ट होगा। मेंबर अदर्स वगैरह वो 10 सिलेक्ट होगा, ठीक है। वहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं आएगा, वैसे 1 2 3 आएगा, तो उसको 1 2 3 सिलेक्ट करना है। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, तो ट्रस्ट का कितना परसेंटेज है, और सारा इक्वल है तो डिवाइड बाई कर दो। परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये तो पार्टनरशिप फॉर्म में परसेंटेज निकलेगा। आप क्या करेंगे ना, जितना ट्रस्ट मेंबर है 100 डिवाइड बाई उतना कर देना, यहाँ पे डाल देना परसेंटेज। अगर कुछ डीड में देख लेना, डीड में अगर कुछ स्पेसिफाई हुआ है तो उसको डालना। आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर कुछ है तो डाल दीजिए, आईडी कोड वगैरह। आईडी कोड भी रेफर रेफर नोट जो लिखा है वो नीचे है, यहाँ पे आईडी कोड आपको दिखा रहा हूँ, नोट नंबर डबल हैश, नोट नंबर डबल हैश, यहाँ पे आईडी। आईडी में वही पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोड प्रोफाइल। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, 1 में पान, 2 में आधार। आपका अगर पैन कार्ड है तो 1 डाल देना, उसमें पान नंबर भी मांगेगा, एक एक है। मैं यहाँ पे मेरा पैन लिख देता हूँ, एक एक है। ट्रस्टी, एक एक ऑथर जो भी है उसका पैन नंबर देना पड़ेगा, और आधार नंबर अगर 2 सिलेक्ट करेंगे तो आधार नंबर दे देंगे। यहाँ पे अगर नाइदर पान नाइदर अवेलेबल, तो आपको 3 4 5 6 7 कोड भी है। यहाँ पे आप देखें पासपोर्ट नंबर, इलेक्ट्रिक फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जो भी है आपका पास वो वाला कोड डालेंगे, ठीक है। तो ये आपका 7 तक हो गया, ठीक है। ये डबल हंसता 7 तक हो गया। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आईडी कोड में आपका 1 से 7 तक आएगा। 1 से 5, 2 से आधार, 3 से ऐसे करके पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे करके है। ये वाला आपका 1 से
10 तक था, यहाँ पे आपको 1 से 7 तक था। यहाँ पे आपका वो जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनका एड्रेस डालना है। whether there is any changes in relationship during the year, रिलेशन को मैं हर बार रिलेशनशिप वाला ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर में कुछ चेंजेस हुआ है एज करने से, वो बोलेगा स्पेसिफाई करो क्या चेंजेस हुआ है। यहाँ पे अगर कुछ ट्रस्टी वगैरह रेजिनेशन लिया है तो यहाँ पे लिखा है रेजिनेशन, न्यू एडमिशन लिखा है न्यू एडमिशन, जो भी जो है वो वाला यहाँ पे रीजन दे देंगे। ठीक है, ये क्या होता है ना, बी में भी वही सेम टू सेम है। ठीक है, बी में भी देखिए अब यहाँ पे लिखा है 5%, यहाँ पे लिखा है एनी टाइम, मतलब 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई एक ट्रस्टी आया था ज्वाइन किया फिर रेजिनेशन ले लिया, उसका परसेंटेज 5% से ज़्यादा हो रहा है, उसका नाम भी यहाँ पे है। ये बोल रहे एनी टाइम, एनी टाइम मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर एक दिन भी अगर वो एडमिशन हो गया है, एडमिशन मतलब वो ट्रस्टी वगैरह दिन में आ गया है, हमारा ट्रस्टी का मेंबर हो गया है ट्रस्ट का, तो फिर इसका नाम और परसेंटेज और वहाँ पे लिख देना, और न्यू न्यू में भी डाल देना और रिजाइन में भी डाल देना, और दोनों हो गया, न्यू में भी आ गया फिर रिजाइन में भी आ गया। फिर पर्सन मेंशन 9 है इज नॉट इंडिविजुअल, ये वाला पॉइंट आप हाईलाइट कर रहा हूँ। तो 9A में क्या होता है ना, इंडिविजुअल के डिटेल जाता है। इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल्स ये होता है अदर देन इंडिविजुअल। ट्रस्ट का मेंबर अगर कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फार्म है, जो भी वो ट्रस्ट के रूल हिसाब से अगर कोई है तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, सीरियल नंबर नेम आ जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा, आईडी कोड आ जाएगा। आईडी कोड रेफर नोट कर लो, वही वाला 1 से 7 और डबल आ से वही वाला आईडी कोड 1 से 7 में आ जाएगा। नॉन इंडिविजुअल पर्सन मेंशन 9A 9B अदर देन वो जो है ओनरशिप हमें डाल देना, परसेंटेज ऑफ बेनिफिट ये भी आ जाएगा। चेंजेस है तो यस या नो पे डाल के यहाँ पे डिटेल्स डाल देना क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। तो फिर हमारा 10 जाता है कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ है एक आपको ध्यान देने लिए बात, हमारा ट्रस्ट का जो हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, हमारा देखिए 12A में अगर रजिस्ट्रेशन ले लिए, इसको हमको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। यहाँ पे आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आता है, इसका वैलिडिटी 3 ईयर के लिए होता है। 3 ईयर के लिए इसका वैलिडिटी होता है। इसको हमको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपका 3 ईयर के लिए इसका 3 ईयर के लिए इसका वैलिडिटी होता है। इसका फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कब तक लेना पड़ता है ना, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट और बिफोर 6 month before expiry of provisional registration सर्टिफिकेट। तो आपको विच एवर इज ईयर, तो हमारा जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते हो असेसिंग ऑफिसर, उसको हमको फाइनल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अगेन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट और 6 मंथ बिफोर एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पे धरो 2.5 साल, यहाँ पे आप पकड़ लो कि 2.5 साल, तो यहाँ पे आप देख लो 2.5 ईयर, यहाँ पे 6 मंथ 3 ईयर के लिए था, तो 6 मंथ बिफोर हम 2.5 साल तक मैक्सिमम इसको हम फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। इस पॉइंट में मैं यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लिखा था 10 नंबर क्लास में था ना, ठीक है 10 नंबर क्लास में था, whether audit has been granted provisional registration certificate or provisional approval whether activities commence during the previous year। तो यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे एस, यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे एस, तो एक 2I में यहाँ पे पूछेगा डेट ऑफ कमेंसमेंट एक्टिविटीज, तो हमको यहाँ पे डेट देना पड़ेगा। तो अगर हमने डेट ऑफ कमेंसमेंट दे दिए, फिर मैं बताएगा कि 6 मंथ के अंदर हमको उसको फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो 11 और 12 का एग्जीबिशन हो जो भी हो आपका, वो कैंसिल हो जाएगा। हमें देखिए 12A का जो रजिस्ट्रेशन और 23C का जो रजिस्ट्रेशन, वही एक्चुअली मेनली वही दो ही एग्जीबिशन होता है, लेकिन बहुत सारे एग्जीबिशन है। आइटर 7 फॉर्म में आपको दिखाऊंगा। ये जो 12A और 23C का जो रजिस्ट्रेशन हमने लिए है, तो उसका ये क्या हो जाएगा ना, आपका कैंसिल हो जाएगा अगर हमें 6 मंथ में अगर अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे मैं जैसे ही मार दिया, ऑडिट हैज ग्रांटेड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल अप्रूवल एस में दिया, तो यहाँ पे पूछेगा कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज, बिजनेस या नहीं है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज कब से शुरू हुआ है। अगर मेरा एक्टिविटीज शुरू हो गया है, उसके आगे वो क्या पूछेगा कि फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रूव हुआ है, यहाँ पे पूछेगा इफ आंसर ऑफ 10I इज एस, मतलब 10I इज एस,
एस मतलब मेरा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई हुआ था। अगर एस हो गया था बता दो एप्लीकेशन application for registration under clause SC subsection 12A approval under clause 3 of fast 23C 10 has been filed। तो वो दोबारा पूछा कि आपको यहाँ पे आपने जो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप नो मारेंगे अप्लाई किया या नहीं किया, नो मार देंगे तो इस साल से 6 मंथ को काउंट कर लेगा। अब देखिए जैसे कि मैं आपको एक डेट बता रहा हूँ 30 सितंबर 2022। अभी हमारा बैलेंस शीट खत्म हो गया 31 मार्च 2023। इसका डिस्टेंस देखिए 6 मंथ है। तो अगर आपका बिजनेस कमेंसमेंट डेट इसके पीछे होगा तो आपका 6 मंथ ऑलरेडी एक्सपायर हो गया इस साल में। तो आपका वो जो लाइसेंस प्रोविजनल दिया हुआ है इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे कि आपको लाइसेंस कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं इसको क्लियर करके आपको एक बार बता दे रहा हूँ, फिर इरेज करके यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। वाला एग्जाम्पल नहीं, आपको इरेज करके और एक बार दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 10 का चारों पार्ट होता है। ये जो 10 क्लॉज होता है इसका हमारा चारों पार्ट होता है। और लास्ट वाला मैं बता दे रहा हूँ, चारों क्लॉज होता है 10 का। फर्स्ट क्लॉज 10 का आई, यहाँ पे लिखा है कि आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कुछ अप्लाई किए है 12A का है, 1023C का है। तो अगर आपने किए होंगे एस मारेंगे, नहीं किए होंगे तो नो मारेंगे। अगर आपने एस मार दिया फिर 2A में क्या बनना पड़ेगा कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी पूछा है कि आपका बिजनेस आपका जो एक्टिविटी है वो कमेंसमेंट हुआ है कि नहीं। अगर हाँ यहाँ पे आपका कुछ पूछ रहा है मतलब ग्रांटेड प्रोविजनल लाइसेंस ये वाला रह गया। और वो 2A में पूछ लिया कि आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट एक्टिविटीज। तो यहाँ पे अपना कमेंसमेंट डेट डाल देंगे। 6 मंथ का ध्यान देना थोड़ा। यहाँ पे आपका देखिए वो वाला जो दूसरा वाला रजिस्ट्रेशन है ना, आंसर ऑफ 10IS। अगर आपने क्या किया है प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिए है तो फाइनल के लिए क्या आपने अप्लाई किए, ये वाला फाइनल के लिए आपने अप्लाई किए, यहाँ पे एस मारेंगे या फिर नो मारेंगे। अगर अप्लाई किए तो एस मारेंगे, अगर नहीं अप्लाई किए फाइनल के लिए तो नो मारेंगे। फिर अगर वो पूछेगा, अगर यहाँ पे एस मारते हैं यहाँ पूछेगा ये भी 10 ट्रिपल आई मतलब ए वाला पॉइंट अगर एस है देन द रजिस्ट्रेशन अप्रूवल, देन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल डेट, डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल, यहाँ पे डेट डालेंगे। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 10 का चारों पार्ट है। 10 का आई, 10 का 2I, 10 का 3I, 10 का आई भी। ठीक है, तो पहले पूछता है 10I में अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट कुछ आपके पास है क्या, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपने कुछ लिए क्या, यहाँ पे एस मारेंगे या फिर नो मारेंगे। फिर 2I में वो पूछता है कि अपने जो डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है, कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज क्या है। इसको अगर एस मारेंगे तो फिर आपका यहाँ डेट वाला कॉलम आ जाएगा। तो ये डेट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे कंडीशन था कि अगर आपने कमेंसमेंट कर दिया है ना एक्टिविटी तो आपको 6 मंथ के अंदर फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको थर्ड आई में क्या बोलेंगे कि वो पूछेगा कि अपने फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए, यस या यस या नो, यस या नो। फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किए या नहीं किए, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किए या नहीं। फिर 4 में आएगा अगर आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए, अगर ये यस मारे तो फिर 4 में आ जाएगा आपका डेट ऑफ अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल जो भी होगा आपका वो पूछ लेगा डेट ऑफ अप्रूवल, आप डेट ऑफ अप्रूवल मार देंगे। यहाँ पे दिक्कत होगा कि ये वाला पॉइंट ऑप्शनल होना चाहिए, ये वाला पॉइंट अगर मैंडेटरी हो गया फिर दिक्कत हो जाएगा। ये जो हमारा था डेट ऑफ कमेंसमेंट, क्या दिक्कत होगा कि अगर आपने यह प्रोविजनल तो सब लेते हैं लेकिन उनका एक्टिविटी कमेंस नहीं होता है, तो यहाँ पे प्रोविजनल हम एस मारेंगे, यहाँ पे डेट हम क्या देंगे, जब जब आएगा ये वाला पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये वाला अगर एस मारेंगे यहाँ पे कुछ इनएक्टिव वगैरह होगा कि डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या देंगे वो देख लेंगे। ठीक है, जब आने के बाद ये वाला क्लियर हो जाएगा। फिर हम जाते हैं 11 नंबर क्लास से। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है उसमें ध्यान नहीं देना, आप कंटेंट में ध्यान दीजिए, डिटेल में बता रहा हूँ मैं। अभी तो आपका शुरू होगा 12 नंबर से, आपका तो पार्ट शुरू होगा ना। ऑडिटर का पार्ट क्या होता है, कैलकुलेशन पार्ट होता है। कैलकुलेशन तो 12 से शुरू होता है, 12 से 26 तक। तो 12 से 26 तक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसको ध्यान देना। 11 में मैं आपको बता रहा था बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है ना, सेक्शन 17 AA में, सेक्शन 17 AA में कुछ रूल रेगुलेशन है। अगर आपका ट्रस्ट है और बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो वाला कुछ चेंज किए तो आप, अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मेंटेन नहीं किए, दूसरे और कुछ प्लेस में आपने मेंटेन किए, तो आपको 7 डेज के अंदर अंदर, जब भी आपका बोर्ड रेजुलेशन पास होगा उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपके जो जुडिक्टेशन टैक्स एरिया है उसमें जाके आप वहाँ पे जाके एक एप्लीकेशन दे देंगे कि
हमारा रेजोल्यूशन कॉपी भी दे देगी कि हमारा ये वाला चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो 11 नंबर क्लॉज में वो क्या क्या पूछता है हम एक बार देख लेते हैं। 11 नंबर क्लॉज, whether the books of account other document have been kept maintained from manner and such place prescribed under 17 डबल ए। मैं आपको बताया रूल, इस सेक्शन में ये रूल है, रूल 17 डबल ए। रूल 17 डबल ए में आपका क्या होता है ना, मेंटेन होता है। सेक्शन नहीं, सॉरी, रूल 17 डबल ए में जो रूल मेंशन है कि आपका कहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। आपका हेड ऑफिस जो है वहाँ पे ऑडिटी मतलब ट्रस्ट मेंशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप एस डाल देंगे, नो नहीं डालना है। ठीक है, अगर आपने रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन नहीं किए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 7 डेज ऑफ डेट ऑफ 7 डेज फ्रॉम योर रेजुलेशन। हम अब जब आपका ट्रस्टी का वो चेंजेस हुआ है, वो वाला बुक्स ऑफ अकाउंट किसी अदर प्लेस में गया है, वो वाला जो रेजुलेशन पास हुआ है उसी डेट के 7 डेज के अंदर आपका टैक्स जुडिकेशन में वो आपको वो रेजुलेशन कॉपी और आपका एक एप्लीकेशन कॉपी भी देना पड़ेगा, हमारा चेंजेस हुआ है वो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने कुछ चेंजेस नहीं किया है, आप रजिस्टर ऑफिस डाला है, तो यहाँ पे आप एस डाल देंगे, जनरल यहाँ पे एस डाल देंगे कि आपका रजिस्टर ऑफिस में वो आपका मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे डाला इफ नो, हम तो दो एस मार दिए, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट 17 डबल ए में जो प्रेस्क्राइब हुआ है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं और हमारा वो रजिस्टर ऑफिस में ही मेंटेन कर रहा है, दूसरे प्लेस में भी कुछ नहीं। यहाँ पे अगर हो गया किसी का, अगर नो केस आ गया, किसी का अगर वो नो में पे तो क्या होगा ना, यहाँ पे पूछेगा कि एड्रेस ऑफ सच प्लेस। अगर ए वाला पॉइंट आपने नो डाला है तो पूछेगा कि कौन सा जगह है, कौन सा प्लेस है, आप वहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं बताया था कि जो डेट ऑफ डिसीजन और रिजोल्यूशन जो पास किए थे मैनेजमेंट कीपिंग अकाउंट सच, तो यहाँ पे आप बता देंगे कि कौन सा डेट में आपका रिजोल्यूशन पास हुआ था। मैं आपको अभी बताया रूल 17 डबल ए में आपका अगर बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस में मेंटेन नहीं हो रहा है, किसी अदर प्लेस में हो रहा है, तो आपको 7 डेज के अंदर अंदर जब भी आपका मैनेजमेंट रिजोल्यूशन पास करेगा उसका 7 डेज के अंदर अंदर आपको असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए वो बोलता है कि आपका मैनेजमेंट का रिजोल्यूशन डेट क्या है और आपने कौन सा डेट में आपको इन्फॉर्म किए, तो यहाँ से पता चल जाएगा कितना डे में आप इन्फॉर्मेशन किए। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर यहाँ पे आप दूसरा प्लेस में कहाँ पे भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो आप यहाँ पे नो करके यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, 7 डेज के अंदर डेट डालेंगे। ये इन्फॉर्मेशन डेट तो पक्का डालेंगे क्योंकि ये वाला आपको टैक्स ऑफिसर को पता है हुआ है ना, तो इसलिए ये वाला डेट एग्जैक्ट डालेंगे, 7 डेज माइनस करके कुछ रिजोल्यूशन डेट डाल देंगे। ठीक है, फिर आगे हम जाते हैं हमारा मेन टॉपिक के ऊपर 12 से 26 जो हमारा कैलकुलेशन होता है टैक्स। इसमें बहुत सारा सेक्शन आता है, मैं आपको एक एक के भी बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जो भी बताता हूँ पूरा डिटेल से बताता हूँ। आपका अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 10 नंबर क्लास में आपको बताया था जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ना, ये फॉर्म होता है 10A। यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे देखिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो 3 साल के लिए रहता है ये फॉर्म 10A पे जाता है, ये वाला रहता है फॉर्म 10A पे जाता है। इसको आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कमेंसमेंट का 6 मंथ या फिर आपका जो प्रोविजनल है उसका एक्सपायर का 6 मंथ होना चाहिए इसमें अंदर। जो ईयर जो आगे होगा वही में हम करेंगे। अभी 12 से शुरू करते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे लिखा है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, 12 का भी सब डिवाइड हुआ है, एक में आया वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 12 से 20 तक मैं बोला था आपको इनकम पार्ट है, इनकम तो नहीं है, रिसिप्ट पार्ट है। ट्रस्ट का तो रिसीव होता है ना, तो जो भी आपका रिसिप्ट हुआ है यहाँ पे इन अमाउंट डालना पड़ेगा। एक एक करके जो जो कैटेगरी में वो बताएगी, एक एक कैटेगरी करके बताएंगे। एक्चुअली बहुत सारा चेंजेस हुआ है ना, इस बार बहुत टाइम लगा है। आप एक बार अच्छे से समझ लो, दो वीडियो अगर 2 घंटा 3 घंटा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से वीडियो देख लेना और अच्छे से समझ लेना। जो भी कुछ भी डाउट होगा ना आप वहाँ पे कमेंट दे देना, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं 12 से। जो हमारा मेन पार्ट है चार्टर्ड का वही पार्ट होता है कैलकुलेशन। कहाँ पे गया कैलकुलेशन, हमारा तो नंबर का खेल है, नंबर नहीं है तो हमारा क्या काम है, हम क्या इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। ठीक है, अभी एक एक सेक्शन पढ़ते हैं, एक एक क्लास पढ़ते हैं, उसका जो भी सेक्शन आएगा उस सेक्शन का भी डिटेल्स बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इधर ऑडिटी हैज फाइल फॉर्म नंबर 10BT। 10BT क्या होता है रे भाई, 10BT तो पहले बार सुना है। 10BT इस साल से देखिए कितना टाइट हो रहा है। सबको पता था कि ट्रस्ट एक खोल लो और ट्रस्ट का हम जो भी फ्रॉड वगैरह जो भी ब्लैक मनी वगैरह है इस ट्रस्ट में ही हो जाएगा। अभी देखिए आ गया फॉर्म 10BT। 10BT क्या होता है ना, आपका अगर ये आपका 12 नंबर क्लास है। 10BT क्या होता है ना, जो भी ट्रस्ट 80G में रजिस्ट्रेशन लिया है ना, उसको अगर हम कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हम डिडक्शन लेंगे। कौन सा सेक्शन में, 80G सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर जो ट्रस्ट 80G में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें एक क्लॉज है, जो भी ट्रस्ट 80G में रजिस्ट्रेशन हुआ है इसको जो भी पार्टी डोनेशन करेगा, डोनेशन देगा, तो वो 80G सेक्शन में डिडक्शन ले पाएगा।
कितना डिडक्शन लेगा, फुल नहीं, उसका बहुत सारा कैलकुलेशन होता है। एडजस्टेड इनकम देखा जाता है, एडजस्टेड इनकम का मैक्सिमम ये 80G वाला डोनेशन ना 50% जाता है मैक्सिमम टू एडजस्टेड इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, 10BD फॉर्म क्या है, 10BD फॉर्म है ना, जो जो डोनेशन दिए है वो ट्रस्ट को, मैं अगर कुछ डोनेशन दिया है एक ट्रस्ट को, तो वो ट्रस्ट क्या करेंगे ना, मेरे नाम से एक 10BD फाइल करेगा, 10BD वो फॉर्म फाइल करेगा, उसमें मेरा पैन नंबर वगैरह डाल देगा। तो वहाँ पे एक जनरेटर हो जाएगा सर्टिफिकेट, उसको बोलते हैं 10BE। वो सर्टिफिकेट वो मुझे देगा, तो फिर जाके मैं तो फिर मैं जाके डिडक्शन ले पाऊंगा 80G का। देखिए टाइट हो गया। पहले क्या हो रहा था ना, जितना भी डोनेशन करो सिर्फ ट्रस्ट का पैन नंबर डाल दो, डिडक्शन ले लो। अब एक सर्टिफिकेट वाला फंड आ गया, जैसे कि टीडीएस फाइल होता है, एक टीडीएस का सर्टिफिकेट आता है फॉर्म 16 करके, इसमें भी आपका सर्टिफिकेट आ गया, सर्टिफिकेट लेके आपको डिडक्शन कर पाएंगे, नहीं तो फिर डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है whether auditee has a file form 10BD for the previous year, if no then skip serial number 14 15 16। अब लिखा है 14 15 16 तक तो स्किप कर लो। यहाँ पे अगर वो 80G का रजिस्ट्रेशन लिया है तो यस डालेंगे, नहीं 80G का लिए है तो यस या नो डालेंगे, अगर 80G का नहीं लिए तो इसमें ऑलवेज नो होगा। अगर 80G का लिया है फिर आप देखना 10BD फॉर्म फाइल हुआ है, तो फिर अगर हुआ है तो फिर जाके यस डालेंगे। यहाँ पे अगर यस डाल दिए फिर नीचे आ जाएगा सम ऑफ टोटल डोनेशन रिपोर्टेड फ्रॉम 10BD। तो 10BD में कितना रिपोर्ट हुआ है, जो भी डोनेट किए हैं अमाउंट, तो उनका नाम एड्रेस पैन नंबर वगैरह दे के 10BD फाइल होता है, तो उसी में कितना अमाउंट का डोनेशन रिसीव हुआ है यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। अगर आपका 10BD फाइल ना है, डोनेशन नॉट रिपोर्टेड अंडर 10BD देन नॉट रिक्वायर्ड टू फिल 10BD, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, तो अगर आपका 80G में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये दो वाला पॉइंट आपका नहीं आएगा, आपका जो भी डोनेशन आ जाएगा वो थर्ड वाला में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉट रिपोर्टेड लिखा है। तो ये जो भी पॉइंट आपका डोनेशन आएगा यहाँ पे आ जाएगा। इस साल के लिए देखते हैं कौन कौन ट्रस्ट 10BD फाइल किया है, मेरे हिसाब से कोई नहीं किया होगा, देखते हैं कौन कौन किया है। अगर कोई किया है तो यहाँ पे एस डाल के उसका अमाउंट डाल देंगे, अगर जो नहीं किया है यहाँ पे डाल देंगे नो में कितना डोनेशन रिसीव हुआ है। तो कैसे पता चलेगा, रिसीव पेमेंट अकाउंट देखने के बाद यहाँ पे पता चलेगा कितना डोनेशन रिसीव हुआ है। फिर 15 नंबर पर टोटल वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव 13 और 14 का टोटल, ये एक्चुअली ऑटो फिल कॉलम है, ये ऑटो आ जाएगा, ये दोनों को मिला हुआ है टोटलिंग में ये जाएगा 15 नंबर में ऑटो ऑटो फिल आ जाएगा। दिखाई दे रहा है ना, बड़ा कर जूम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ऑडिटी मतलब ट्रस्टी प्रीवियस ईयर 13 14 का टोटल करके। ठीक है, अभी 15 तक हो गया, अभी 16 में चलते हैं। 16 में थोड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट है, 16 देख लो भाई, ट्विस्ट ट्विस्ट है। 16 में क्या क्या मैं पहले बता रहा था कि आपको अगर आपका कुछ कंट्रीब्यूशन फॉरेन से रिसीव हुआ है, अगर आपने कुछ पेमेंट या एप्लीकेशन ऑफ फंड फॉरेन से किए मतलब आउटसाइड इंडिया, तो आपको 10B फॉर्म फाइल करना है, 10BB नहीं। तो यहाँ पे क्यों वो पूछा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन आउटसाइड, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन स्टेटेड इन 15। तो ये 15 में जितना कंट्रीब्यूशन हुआ है उसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन कितना है। आप अगर यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल दिए, आपको अगर पता नहीं है 10B फॉर्म के लिए और 10BB फॉर्म किसके लिए, यहाँ में कुछ अमाउंट डाल दिए तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा, आइटर 7 भी डिफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि अगर कुछ हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है तो हम 10B फॉर्म फाइल करेंगे, 10BB नहीं। ठीक है, इसमें ऑलवेज जीरो रहेगा। इसमें आ गया देखिए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस कॉर्पस फंड, क्या होता है ना, ये वाला आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा 17 नंबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 17 नंबर, यहाँ पे माइनस सिंबल लिखा है, दिखा माइनस सिंबल दिखा ना, हाईलाइट कर रहा हूँ, कलर चेंज करके दिखा, ये वाला देखते हैं। देखिए माइनस लिखा है 15 माइनस 17 18 19, 16 माइनस क्यों नहीं किया, 16 ऑलवेज जीरो आएगा, इसी के लिए आपको रिपोर्टिंग करने के लिए। ये तो आपका 10B फॉर्म में जाता है, तो 17 18 19 माइनस होगा। 15 में हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, मतलब आपका टोटल रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जो रिसिप्ट साइड होता है ये यहाँ पे आ जाएगा 15 नंबर पे। कैसे डालेंगे, अगर आपने 10BD फाइल किया है तो 13 में डालेंगे उतना अमाउंट, 10BD फाइल नहीं किया है तो सारा का सारा 14 में डालेंगे, और जितना भी नहीं किया है उतना यहाँ पे डालेंगे और उतना यहाँ पे डालेंगे जितना किया है, तो दोनों मिला के 15 में आ जाएगा। तो 15 से क्या क्या एग्जिम्प्टेड इनकम है उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। एग्जिम्प्टेड इनकम क्या क्या है, एग्जिम्प्टेड इनकम तो नहीं, एग्जिम्प्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए कॉर्पस फंड मतलब एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हम फंड देते हैं, तो ये वाला कॉर्पस फंड होता है।
जो भी डोनेशन देता है ना एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए वो बता के देता है कि ये वाला फ़ोन लो, इस काम करना है उनको। नहीं तो फिर ओनर्स कंट्रीब्यूशन जो होता है, ओनर्स ओनर्स बोलते हैं, ट्रस्टी का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो वाला, ठीक है। इसमें कुछ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दिया है तो इसमें डालना है। रिसीव साइड में अगर कुछ पर्पस फंड लिखा हुआ है ना रिसीव पेमेंट अकाउंट का, ये आपका रिसीव पेमेंट अकाउंट से चल रहा है, ठीक है। रिसीव पेमेंट अकाउंट से अगर कुछ रिसीव साइड में कॉर्पस फंड कॉर्पस डोनेशन रिसीव लिखा है तो ये अमाउंट यहाँ पे डालना है। वो ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे टोटलिंग हुआ है, 15 नंबर कलम पे टोटलिंग हुआ है, तो यहाँ पे 1700 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो टैक्सेबल इनकम नहीं होता है, तो इसलिए वो इनकम पार्ट से माइनस हो रहा है। तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कॉर्पस फंड जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तब रहा अनोनिमस डोनेशन। अनोनिमस डोनेशन क्या होता है ना, टैक्सेबल 30% होता है 115 बीबीसी में। 115 बीबीसी सेक्शन में वो एनिमस डोनेशन 30% टैक्सेशन होता है। तो हमारा डाउट हुआ है कि आपके मन में डाउट हो रहा है कि एनिमस डोनेशन क्या है और कितने अमाउंट पर वो 30% टैक्स लगेगा। मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, फुल स्क्रीन। एनिमस डोनेशन का क्या कंडीशन है ना, जो आपका टोटल डोनेशन रिसीव हुआ है, टोटल डोनेशन रिसीव हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5%। टोटल डोनेशन जो रिसीव है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 5%, 5 मतलब 5%, ठीक है। और रुपीज़ 1 लाख, इसमें जो भी वाला अमाउंट हायर होगा, हायर यहाँ पे लोअर नहीं, थोड़ा बेनिफिट मिला है आपको। यहाँ पे जो वाला अमाउंट हायर होगा वो वाला अमाउंट आपका नॉर्मल कंट्रीब्यूशन में जाएगा, नॉर्मल एग्जीबिशन नहीं, नॉर्मल डोनेशन में जाएगा। और जो वाला उससे ज़्यादा होगा तो आपका ये अनोनिमस डोनेशन में जाएगा। ये वाला आपका 115 बी बी सी सेक्शन में टैक्सेबल होगा डायरेक्ट फ्लैट 30%, ठीक है। मैं तो बता दिया आपको। अनोनिमस डोनेशन के बारे में बता दिया, कितना अमाउंट 30% से टैक्स होगा। हाँ, अगर आपका डाउट होगा ये पर्पस फंड टोटल डोनेशन में जाता है कि नहीं, आप तो टोटल डोनेशन 15 वाला पॉइंट लेना, तो 15 वाला पॉइंट में ऑलरेडी पर्पस फंड इंक्लूड है तो आपका वहाँ पे भी जाता है वो वाला, ठीक है। पूरा एक सेकंड, हाँ कैमरा वगैरह ठीक चल रहा है। नेक्स्ट क्या ना, मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो रिकॉर्डिंग तो करा पूरा, टोटल रिकॉर्डिंग भी कर दिया था वो 32+ तक, लेकिन कैमरा बंद हो गया था, फिर मुझे दूसरा बार करना पड़ा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा ना वीडियो तो शेयर जरूर करना और फ्रेंड पे सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। अभी हमारा 19 नंबर क्लास चला। 19 नंबर क्लास है ना, एप्लीकेशन ऑफ फंड आउटसाइड इंडिया है, देख लिए ना, आउटसाइड इंडिया। अभी आपको बुद्धू बना रहा है, आउटसाइड इंडिया बोल रहा है, फिर से बोल रहा है आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे था एक आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे था ना एक आउटसाइड इंडिया, डोनेशन टोटल कंट्रीब्यूशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन 16 नंबर यहाँ पे था। ये वाला था रिसिप्ट, 19 नंबर है पेमेंट। तो ये वाला माइंड में आप फिक्स कर लो, 10 बीबी फॉर्म में हम जो भी अमाउंट डालेंगे 16 नंबर या 19 नंबर में अगर कुछ अमाउंट डालेंगे तो हमारा रिटर्न डिफेक्टिव होगा। तो ऑलवेज 16 नंबर क्लॉज, 16 नंबर, 16 नंबर और 19 नंबर क्लॉज में जीरो ही डाला जाएगा, ऑलवेज जीरो अमाउंट डालेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कुछ अमाउंट डालते हमारा 10 बी फॉर्म फाइल होता है, 10 बीबी नहीं, तो इसलिए हमको दोनों में जीरो अमाउंट डालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, 19 हो गया, आउटसाइड इंडिया जीरो डालना है। फिर आ गया 20, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड अप्लाई हो गया। ये वाला तो टोटलिंग पॉइंट है, ये तो ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ जाएगा। 15 माइनस 16 तो नहीं, 17, 18, 19 जो भी आपका हो गया वो माइनस हो जाएगा। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू बी अप्लाई, कितना कितना अमाउंट आपका हो गया जिसको आप एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। किस किसके हिसाब से एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, ट्रस्ट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला आ गया ना, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू बी अप्लाई, रिक्वायर्ड टू बी अप्लाई मतलब एक्सपेंसेस करना पड़ेगा आपके जो भी ऑब्जेक्टिव है उसी हिसाब से, ठीक है। चलते हैं फिर 21 से, क्या बोला था क्लास में, 21 से 12 से 22 इनकम था, तो अभी भी इनकम चल रहा है। इनकम अदर देन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन डिराइव्ड फ्रॉम, ये वाला मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ अच्छे से दिखे इसलिए, ठीक है। 11 से, 11 से नहीं, 12 से 22, 12 से 22, 12 से 22 आपका था। ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ है रे भाई, हाँ अभी हो गया।
12 से 22 आपका था इनकम, अभी तो 20 हुआ है, मतलब 21 22 दोनों में भी इनकम है। इनकम अदर देन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है तो फिर क्या हुआ है, फोर्सफुली हुआ है क्या, नहीं नहीं। इनकम अदर देन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मतलब आपका अगर कोई अदर इनकम है, स्क्रैप सेल वगैरह, अगर आपका कुछ बिजनेस वगैरह है, ट्रस्ट का बिजनेस भी होता है, ठीक है। इनकम वगैरह वॉलंटरी ट्रस्ट का वो जो 20% वाला बिजनेस मैक्सिमम हो सकता है, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। इनकम है अदर देन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर रेफर सेक्शन 11, जो भी है आपका अदर इनकम अगर कुछ आ रहा है इसका आप अगर है कि जो सेक्शन 11 है तो एग्जिबिशन वाला सेक्शन होता है, तो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे लिखा है ना अदर देन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, जो भी आपका अदर इनकम है यहाँ पे डालना है। इनकम फॉर इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल वही है जहाँ पे लिखा होता है किसका ना, इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट यूनिवर्सिटी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल मेडिकल ये सब ट्रस्ट का हो जाता है, तो इसलिए नाम। तो 22 लास्ट वाला इनकम रिक्वायर्ड टू बी अप्लाई इन इंडिया बाय ऑडिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये दोनों अमाउंट मिला के आपको एक्सपेंसेस दिखाना पड़ेगा। ये वाला अमाउंट 22 में क्या है आपका टोटल रिसीप्ट विच रिक्वायर्ड फॉर अप्लाई, यहाँ पे आ गया आपका टोटल टोटल रिसीप्ट क्या होगा, रिक्वायर्ड फॉर अप्लाई, यहाँ पे लिखा टोटल रिसीप्ट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फॉर अप्लाई, ओके। ये आपका हो गया टोटल रिसिप्ट रिक्वायर्ड फॉर अप्लाई, ये वाला आपका टोटल अमाउंट एप्लीकेशन के लिए चाहिए। फिर आपका आ गया 23 में आपका होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का कितना क्लॉजेस, सब क्लॉजेस है, आप एक बार देख लो, XIX मतलब 19 सब क्लॉजेस है। आपको जो जो एक्सपेंसेस किए हैं ना उसका 19 कैटेगरी यहाँ पे है, तो वो वाला परफेक्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा, कुछ डिसअलाउड केसेस है यहाँ पे भी डालना पड़ेगा 19। शुरू करते हैं 23 से, बस 23 क्लॉज application of income excluding application not eligible reported under serial number 27। 27 को हम बाद में देखेंगे, अभी हम एप्लीकेशन के बारे में। टोटल अमाउंट अप्लाई फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपका जो जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज है उसमें से आपका जो जो भी ऑब्जेक्टिव क्लॉज है वो ऑब्जेक्टिव क्लॉज में कितना आपने एक्सपेंसेस किए वाला अमाउंट यहाँ पे डालना है। अमाउंट ऑफ व्हिच नॉट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक्चुअली ट्रस्ट का क्या होता है ना, एक्चुअल बेसिस में कुछ एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होता है आपका, अगर एक्चुअल में कुछ भी नहीं अलाउ होता है। अगर आपको ईयर के एंड में मिला है 30 तारीख 30 मार्च एक 31 मार्च हमने मिला है किसी काम के लिए, आप तो उसको यूज नहीं कर पाएंगे ना, इमीडिएट आपको कैसे यूज करेंगे वो, तो इसलिए आपको फॉर्म 9A फाइल करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए फंड रखते हैं तो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसको भी आप यूज नहीं कर सकते, मतलब अप्लाई कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको फॉर्म 10 फाइल करना पड़ता है, उसका भी ड्यू डेट होता है रिटर्न फाइलिंग का 2 मंथ नहीं 60 डेज पहले, ठीक है। तो मैं आपको आगे आएगा वो बताऊंगा, अभी आप देखिए जो भी आपका टोटल अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पज यहाँ पे आप डालेंगे चैरिटेबल पर्पज के लिए कितना अप्लाई किया है। अमाउंट विच इज नॉट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो एक्चुअली पेड नहीं है, मतलब अगर कुछ प्रोविजन डाला है ये वाला एक्सपेंसेस होगा उसको छोड़ के, इफ इंक्लूडेड इन आई, मतलब यहाँ पे आप रिसीव पेमेंट से नहीं इनकम एक्सपेंडिचर से आप ले लेंगे एक्चुअल बेसिस पे, यहाँ पे आप एक्चुअल बेसिस पे आप एक्सपेंसेस ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे आप एक्चुअल बेसिस पे लेंगे, ठीक है, याद आया ना, यहाँ पे इंक्लूडिंग इन आई अमाउंट ऑफ विच इज नॉट एक्चुअली पेड, तो यहाँ पे आप जो प्रोविजन वगैरह उसको माइनस कर लेंगे, एक्चुअली पेड अमाउंट को माइनस करके जो भी रह जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ये एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, नॉट एक्चुअली पेड, इसको फोकस कीजिए, कलर चेंज कर रहा हूँ, नॉट एक्चुअली पेड लिखा है, नॉट एक्चुअली पेड। एक छोटा फंडा बता दे रहा हूँ आपको कैसे अमाउंट डालना है दोनों क्लॉज में। फर्स्ट वाला अमाउंट में क्या कर लेंगे ना, आपका इनकम एक्सपेंडिचर में जो वाला आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज के लिए एक्सपेंसेस हुआ होगा वो एक्सपेंसेस आई नंबर क्लॉज में डाल देंगे, पूरा एक्सपेंसेस फ्रॉम इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है। इसमें देखा होगा कुछ अमाउंट आपका पेबल रखा होगा, कुछ अमाउंट पेबल रखा होगा, इसमें से क्या करेंगे ना उसी अमाउंट को इस अमाउंट से माइनस कर लेंगे एक्सपेंसेस से। अगर आपका टोटल एक्सपेंसेस में डाला हुआ है 100 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ बोल दो, 5 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो 10B में जाएगा, याद है ना, ठीक है, 100 लाख बोल ले रहा हूँ, 100 लाख, ठीक है। इसमें अगर आपने 20 लाख का पेंडिंग है, इस साल पेमेंट नहीं हुआ है, प्रोविजन रखा है पेबल करके, तो आप क्या करेंगे ना, और नेट में आपका 80 आ गया, 80 मतलब 80 लाख, तो आप यहाँ पे 20 डाल देंगे, फर्स्ट वाला में 100 डाल देंगे, इसमें 20 डाल देंगे, आपका नेट कैश बेसिस में आ गया 80, ये वाला आपका प्लस हो जाएगा, फॉर्म आएगा तो देखना है ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा।
अमाउंट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर विच accrued ड्यूरिंग एनी ईयर। यहाँ पे क्या होना, एक्चुअली पेड हुआ है। एक्चुअली पेड हुआ है मतलब पिछले साल कुछ आप प्रोविजन बना के रखे होते हैं, इस साल आपने पेड कर दिया। पिछले कौन सा साल, ऐसे कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन है, जो भी साल है हमने पेबल रखा हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ था लेकिन इस साल पेमेंट हो गया, तो ये वाला क्या होगा ना, पिछले साल का अगर कुछ पेबल था, इस साल पेमेंट हो गया, तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे। लिखा है ना, अमाउंट एक्चुअली पेड, एक्चुअली इस साल पेमेंट हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विच accrued ड्यूरिंग एनी ईयर प्रीवियस ईयर। ईयर प्रीवियस ईयर में आपका accrued था, ईयर प्रीवियस ईयर में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये प्रीवियस ईयर मैंने करेंट फाइनेंशियल ईयर, करेंट फाइनेंशियल ईयर में एक्चुअल पेड हुआ है, ईयर फाइनेंशियल ईयर मतलब ईयर मैंने प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में पेबल था, तो यहाँ पर डाल देंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये आई माइनस माइनस तो नहीं, सेकंड वाला प्लस हो जाएगा और थर्ड वाला माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। वो जब एप्लीकेशन आ जाएगा ना, वो जावा वाला यूटिलिटी वो बराबर हो जाएगा। टोटल अमाउंट भी अलाउड एज एप्लीकेंट, इतना अमाउंट अलग हो गया। अमाउंट इन्वेस्टेड डिपोजिटेड बैक कॉर्पस, यहाँ लिखा है अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपोजिटेड बैक इन कॉर्पस which applied during the preceding previous year as a not claim as a application of previous year। क्या होता है ना, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि क्या होता है। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस फंड मतलब 17 नंबर क्लॉज में माइनस हो गया, टोटल रिसिप्ट से वो टैक्सेबल को गया नहीं, तो इसलिए क्या बोलता हूँ कि मैं जो कॉर्पस फंड है वो फुल्ली एग्जिम्प्टेड होता है। कॉर्पस फंड जो है ना वो फुल्ली एग्जिम्प्टेड होता है। तो क्या होता है ना, हमारा अगर कुछ कॉर्पस फंड से हम एक्सपेंसेस करते हैं, कॉर्पस फंड से कुछ एक्सपेंसेस करते हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस नहीं ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव के लिए, वो काउंट नहीं होता है, वो एप्लीकेशन जैसे एप्लीकेशन ऑफ फंड में काउंट नहीं होता है। एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, आपने कॉर्पस फंड रिसीव किया है 100 लाख का, ये तो वाला आपका तो पूरा एग्जिम्प्टेड हो गया। उसके आगे क्या होता है ना, आपने कुछ फंड का जो ऑब्जेक्टिव है ट्रस्ट, उसी में खर्चा किया है 50 लाख का, 50 लाख नहीं 40 लाख का बोलता हूँ, 40 लाख का आपने एक्सपेंसेस कर दिया। ये जो हमारा टोटल एप्लीकेशन एक्सपेंसेस में काउंट नहीं हुआ उस साल वो काउंट नहीं होता है, वो क्लॉज में आपको दिखाऊंगा, वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो फिर आपका जितना भी एप्लीकेशन किए होंगे वो 40 को छोड़ के वो काउंट हो गया, मतलब ए वाला काउंट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। तो अभी आप क्या करेंगे ना, अभी क्लॉज क्या बोल रहे हैं कि अपने कॉर्पस फंड स्पेसिफिक के लिए आता है, स्पेसिफिक काम के लिए कॉर्पस फंड आता है, वो काम भी होगा, वो काम जब होगा वो 100 करोड़ चाहिए उसके लिए, आपने तो 40 का एक्सपेंसेस कर दिए थे ना, अभी आपके पास 60 है, तो आप क्या करेंगे, जब भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव करेंगे उसमें से फिर से ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे 40 लाख। तो वो बोल रहा है यहाँ पे तो हमने 40 जो एक्सपेंसेस किए तो वो डिडक्शन नहीं मिला, अभी जो हमने वो 40 वाला अमाउंट रिटर्न कर दिए इसको, तो अभी हमको रिफंड मिल और अभी हमको एक्सपेंसेस मिल जाएगा, एप्लीकेशन मिल जाएगा। समझ गए ना आप, यहाँ पे लिखा है अमाउंट इन्वेस्टेड डिपोजिटेड बैक टू कॉर्पस फंड अप्लाई ड्यूरिंग एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, जो भी फंड कॉर्पस फंड ने आप जो 40 लाख का अप्लाई कर दिया, तो उस बाद वो काउंट नहीं हुआ था आपका एप्लीकेशन में, तो आपने जब उसको रिटर्न कर दिए वो वाला आपका एप्लीकेशन में आ गया, इस साल वो काउंट हो जाएगा एप्लीकेशन में। ठीक है, फिर आते हैं VI में, VI क्लॉज में रिपेमेंट ऑफ अ लोन बोरोइंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ईयरली अप्लाई नॉट क्लेम फॉर एप्लीकेशन ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। आपने एक लोन कर लिया, आपने एक बैंक से लोन कर लिया, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपने एक बैंक से लोन ले लिया, वही सेम एग्जाम्पल 100 लाख, एक आपने एसेट खरीद लिया, ये एसेट आपने ट्रस्ट के लिए खरीदा था, तो ये वाला आपका एप्लीकेशन में काउंट होना था, लेकिन एप्लीकेशन में काउंट नहीं हुआ क्योंकि आपने फंड तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से ही अप्लाई नहीं किया, आपने लोन से अप्लाई किया। जैसे कॉर्पस फंड में क्यों काउंट नहीं हो रहा था, कॉर्पस फंड आपने जो जो भी आपने एप्लीकेशन किए थे फंड का, वो वाला कॉर्पस फंड से अप्लाई किए थे, इसलिए वो आपका काउंट नहीं हुआ। जब आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से ट्रांसफर करेंगे कॉर्पस फंड को तभी वो काउंट हुआ। ऐसे ही आप समझ लो, यहाँ पे लोन लिए थे, एसेट खरीद लिए, आपने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से एसेट नहीं खरीदा, आपने लोन अमाउंट से एसेट खरीदा था, इसलिए वो काउंट नहीं हुआ था। जब आप क्या करेंगे, लोन को पेमेंट करेंगे, पेमेंट कहाँ से करेंगे, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से पेमेंट करेंगे, तो फिर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में आप जो लोन का रिपेमेंट करेंगे तभी वो एप्लीकेशन ऑफ फंड में काउंट होगा। यहाँ पे फंडा समझ लेना आप, जब भी आपका जो भी एक्सपेंसेस हो, जो भी ट्रांसफर वगैरह हो, जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो आप, अगर आपने अगर आपने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से वो वाला रिपेमेंट किए तो फिर आपका वो काउंट होगा, तो फिर आपका वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में काउंट होगा। यहाँ पे और एक बार पढ़ लो, रिपेमेंट ऑफ लोन बोरोइंग ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, बोरोइंग किए थे करंट ईयर में, व्हिच वाज नहीं रिपेमेंट ऑफ लोन और बोरोइंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन
और बोरोइंग जो भी आपने रिपेमेंट किए हो करंट ईयर में, जिसका एप्लीकेशन आपने पिछले साल किए थे, जो भी ट्रस्ट के बारे में किए होगे ऑब्जेक्टिव के लिए, और उसी वक्त आपने काउंट नहीं किए थे एप्लीकेशन में, अभी वो काउंट हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वाला आ गया है, यहाँ का क्लियर कट आई से बी आई तक एप्लीकेशन आ गया। फिर इसके आगे शुरू करते हैं अमाउंट ऑफ डिसअलाउड। अमाउंट ऑफ डिसअलाउड मतलब ट्रस्ट का भी डिसअलाउड होता है एक्सपेंसेस, देखेंगे अभी क्या क्या है इसमें। इनकम टैक्स का जो जो डिसअलाउड है यहाँ पे सेम है। क्या आपको पता है सेक्शन 40 क्लॉज ए नॉन रेसिडेंट के लिए होता है, जो भी पेमेंट करते हैं नॉन रेसिडेंट को, हमको उनका टीडीएस करना पड़ता है। किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन में करना पड़ता है? 195 सेक्शन में। कुछ स्पेसिफाई है सेक्शन, अगर उसमें नहीं होगा तो जनरल सेक्शन 195 होता है। अगर वो टीडीएस हमने नहीं काटा तो फिर हमारा 100% जो भी हम एक्सपेंसेस के होंगे वो डिसअलाउड हो जाएगा। यहाँ पे एड बैक हो जाएगा, उतना अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, वो एड बैक हो जाएगा अमाउंट। यहाँ पे लिखा है आई ए 40 आई ए और रेसिडेंट के लिए होता है। 40 आई ए सेक्शन रेसिडेंट के लिए होता है, जो भी हमने एक्सपेंसेस किए होंगे तो उसका हमारा 30% डिसअलाउड हो जाता है। ठीक है, अगर टीडीएस काटे नहीं होंगे। जाता है अमाउंट डिसअलाउड थर्ड प्रोविजन ऑफ 1023C एक्सप्लेनेशन 3 सब सेक्शन 3 40A। तो इसमें अगर बोलूँगा तो सिर्फ 40A3 40A3A ये दोनों के सेक्शन में बोल रहा हूँ। 40A3A की आपके जो भी पेमेंट किए होंगे मोर देन 10,000 याद है ना, मोर देन 10,000, मोर देन इक्वल टू नहीं है, मोर देन 10,000 कुछ भी पेमेंट किए, एक बिल एक पार्टी सेम बिल सेम डे में होगा तो डिसअलाउड हो जाएगा पूरा 100% डिसअलाउड। जितना अमाउंट पेमेंट किया होगा वो पूरा का पूरा डिसअलाउड। वो होता है 40A3। इसका एक्सेप्शन भी है, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है तो आपका कैश में वो 10,000 की जगह 35,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10,000 35,000 दोनों इनकम टैक्स कैश पेमेंट एक्सेप्शन केसेस आ जाएगा। 6DD According to Income Tax Management, Rule 6DD prescribes the following cases or circumstances. आ गया, कहाँ गया रूल 6DD, गलती कैसे हो गया? नहीं, एक्सेप्शन अभी तो हो गया ना और कुछ को दिखाऊँ अभी। पेमेंट मेड बैंकिंग अदर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, अगर बैंक को कुछ पेमेंट करे तो एक्सेप्शन केस में। पेमेंट टू गवर्नमेंट को अगर पेमेंट करे उस कैश का कुछ लिमिटेशन नहीं है। पेमेंट तो बैंकिंग सिस्टम लेटर क्रेडिट टेलीग्राम ट्रांसफर बिल ऑफ एक्सचेंज ईसीएस क्रेडिट डेबिट क्रेडिट कार्ड ये वाला। ऐसे ही पेमेंट ऑफ बुक एंट्रीज पेमेंट ऑफ टर्मिनल बेनिफिट 43 का ये वाला एक्सेप्शन है। रूल 6DD है, अब बीबी ने DD गलती से हो गया भाई, सॉरी 6DD लिखा है ना, रूल 6DD रूल 6DD। ओके, शुरू करते हैं। ये वाला गया आपका 40A3। तो अभी आते हैं 40A3A। क्या होता है ना, आपने कुछ पेमेंट अब इस साल नहीं किए लेकिन उसको एक्सपेंसेस बुक किए एक्यूरल बेसिस पे, तो आपको क्या होता है डिडक्शन मिल गया। लेकिन आप नेक्स्ट ईयर में क्या किए ना, उसका जो पेमेंट है वो कैश में कर दिए मोर देन 10,000, तो इस साल वो डिसअलाउड हो जाएगा, तो वो वाला आ जाएगा 40A3A में। करंट ईयर का कुछ है पेमेंट कैश में किया तो 3 में आ जाएगा। अगर आपने पिछले साल का एक्सपेंसेस करंट ईयर में कैश से पेमेंट किया और मोर देन 10,000 तो आपका 3A में आ जाएगा। चलो अभी शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला। 3 हो गया। अभी देखते हैं डोनेशन एनी फंड और ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन मेडिकल ये इंस्टीट्यूशन टुवर्ड्स कॉर्पस, मतलब आपको एक कुछ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आया था लेकिन आपने क्या किया ना, अपने जो ट्रस्ट है ना, अपने आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आया था वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आपने लेकिन किसी ट्रस्ट को डोनेट कर दिया कॉर्पस के हिसाब से, कॉर्पस में जाके उसका तो एग्जिम्प्टेड हो गया ना। आपने जिसको डोनेशन दे दिया कॉर्पस से तो उसका एग्जिम्प्टेड हो गया, तो आप फिर कैसे उसको अप्लाई में देंगे, फिर कैसे आप एग्जीमिशन क्लेम करेंगे? तो इसलिए आपका वो एड बैक हो जाएगा। यहाँ पे डिसअलाउड लिखा है, यहाँ पे डिसअलाउड लिखा है मतलब यहाँ पे जो जो अमाउंट डालेंगे आप सब एड बैक हो जाएगा। तो आपने किसी को अगर कॉर्पस फंड करके डोनेशन दिए तो वाला अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, वो एड बैक हो जाएगा। तो डोनेशन टू एनी फंड इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट यूनिवर्सिटी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो भी हो, मतलब ये वाला वर्ड ना यहाँ वाला वर्ड सब में सेम होता है, इसलिए मैं इसको ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, इसका सिर्फ आप कीवर्ड देख लेना। कीवर्ड यहाँ पे टुवर्ड कॉर्पस करके किसको डोनेशन दिया है, यानी एक्ट नॉट हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, और किसको डोनेशन दिया है जिसका ऑब्जेक्टिव सेम एक्टिविटी के लिए नहीं है, किसी और के लिए एक्टिविटी है, उसको आपको कॉर्पस नहीं दिया। आपको अगर जो भी डोनेशन दिए हो
वॉलंटरी भी दिए होगे लेकिन वो भी डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि आपने सेम ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ उसको डोनेशन दे पाएंगे। एक ट्रस्ट सिर्फ उसको डोनेट कर पाएगा जिसका सेम ऑब्जेक्टिव होगा। फिर अगर कॉर्पस के हिसाब से करेंगे तो जिसको दे दिया उसका एग्जिम्प्टेड हो गया ना, इसलिए हमारा डिसअलाउड हो गया। अगर कोई सेम ऑब्जेक्टिव नहीं है उसका तो टैक्सेबल होगा, फिर हमारा भी डिसअलाउड के टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे सेम ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे है डोनेशन टू एनी पर्सन, सेम सेम लिखा है, लास्ट को लिखा है ये वाला में रजिस्टर नहीं हुआ है, मतलब जिस ट्रस्ट को आपने दिया है वो वाला ऑन रजिस्टर है। यहाँ पे लिखा है ऑन रजिस्टर, यहाँ पे थोड़ा ले आता हूँ लिखने के लिए जगह है। ठीक है, ऑन रजिस्टर फर्स्ट तो था कॉर्पस करके हमने डोनेशन दे दिया। सेकंड में था हमने सेम ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिसको डोनेशन किया उसका सेम ऑब्जेक्टिव नहीं है। और थर्ड में जो जिसको डोनेशन किया वो ऑन रजिस्टर पार्टी है। इसमें तो पार्टी है 43 था, और इसमें था कि हमने टीडीएस नहीं काटे। ठीक है, पाँच पाँच का आपका हो गया डिसअलाउड, पाँचों पाँच हो गया। एक टीडीएस नहीं काटे, दूसरे कैश का पेमेंट हुआ है 10,000 से ज़्यादा या 35,000 से ज़्यादा। और यहाँ पर आपका किसको डोनेशन कर दिया कॉर्पस के हिसाब से, इसमें किया गया किसको डोनेशन किया सेम ऑब्जेक्टिव नहीं है, और किसको हम डोनेशन किया उसका ऑन रजिस्टर है। फिर आगे हमने X2I, यहाँ पे सही सेम रजिस्ट्रेशन नहीं है, 11 सेक्शन 11 का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो वाला एग्जीबिशन नहीं लिया है, इसको भी हमने डोनेशन किया वो वाला भी हो जाएगा। एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे तो जीरो आएगा। एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया फॉर पर्पज ऑफ क्लॉज C1 सेक्शन 11, जो एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया हम नहीं कर पाएंगे ना, 10B फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, 10BB में नहीं होगा, ऑलवेज जीरो आएगा। अप्लाई फॉर पर्पज बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव, हमारा जो भी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव होती है हम उसके लिए अप्लाई नहीं करते, किसी अदर ऑब्जेक्टिव के लिए अप्लाई करते हैं, किसी अदर ऑब्जेक्टिव नहीं, किसी अदर काम के लिए अप्लाई किए तो ये वाला हमारा डिसअलाउड हो जाएगा। तो फिर हमारा यहाँ पे फिर ये वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा। अदर डिसअलाउंस जो भी ऑडिटर सोचेगा ये डिसअलाउड है, अलाउड एक्सेप्शन नहीं है, तो ये वाला ऐड हो जाएगा, तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो अभी आप देखिए यहाँ से शुरू करके V2I से शुरू करके V2I से शुरू करके यहाँ पे XB तक ऐड होगा, V2I से शुरू करके XB तक ऐड हो जाएगा, जो वाला आपका इनकम है वो ऐड हो जाएगा। जितना अमाउंट आप डालेंगे वो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट होगा टैक्स। अभी तो अभी चलते XBI में ऐड हो गया। अभी XB2I अमाउंट डीम्ड टू बी अप्लाइड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर क्लॉज टू एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 1 सबसेक्शन ए। ये वाला मैं आपको तो बता रहा था अभी, आपने क्या क्या ना, हमने देखिए ईयर एंड में अगर कुछ डोनेशन आपको आया, अब तो इमीडिएट उसको एक्सपेंसेस नहीं कर पाएंगे ना, आप इमीडिएट उसको क्या एप्लीकेशन में डाल पाएंगे। जैसे कि आपका 31 मार्च को आ गया कोई डोनेशन, 31 मार्च 2023 हो 24 हो जो भी हो, हमने इस साल में लास्ट को रिसीव हुआ, तो आपने क्या क्या होगा ना उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। फिर आपको देखिए इमीडिएट जो भी हो लास्ट को, ये एक दो दिन नहीं, वीकली मंथली भी चलेगा, वो इमीडिएट आपका आ गया, आप एक्सपेंसेस नहीं कर पाए, तो आप क्या करेंगे ना फॉर्म 9A, फॉर्म 9A एक फॉर्म है 9A, इसका फाइल करना पड़ेगा। इसका ड्यू डेट था अभी 31 अगस्त 2023, एक्चुअली 2 मंथ पहले जो भी आपका IT रिटर्न का डेट होता है उसका 2 मंथ पहले का डेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका डीम्ड अप्लाई मतलब यहाँ पे इसको अप्लाई काउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके अप्लाई अब मार देंगे फॉर्म 9A में फाइल। अब इसको फिलअप करने के लिए 9A फाइल किए होगा। ठीक है, इसके पहले फाइल कर देना, 9A फाइल करके जो भी अमाउंट होगा आपने डीम्ड एप्लीकेशन डाला है, समझ गए ना। आपका ईयर का एंड में आप कुछ कंट्रीब्यूशन रिसीव किए और डोनेशन रिसीव किए, वो तो आप एक्सपेंसेस कर नहीं पाएंगे ना, एक दो दिन में कैसे एक्सपेंसेस करेंगे, इसलिए आप हमको मान लेते हैं डीम्ड एक्सपेंसेस हो गया, तो वाला आपका डीम्ड एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए आपको फॉर्म 9A फाइल करना पड़ेगा। वो 2 महीना पहले होता है, 60 डेज पहले आपका जो भी रिटर्न फाइलिंग डेट होता है उसका 60 डेज पहले आपको फाइल करना पड़ता है। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे आता है अक्यूमुलेटेड, यहाँ पे होता है थर्ड प्रोविजन। थर्ड प्रोविजन में क्या लिखा है कि आपको फॉर्म 10 फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 10 फाइल करना पड़ेगा, वही सेम ड्यू डेट है 10, फॉर्म 10 फाइल करना पड़ेगा। किसके लिए, आपने अगर कुछ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के लिए कुछ फंड रिसीव किया, स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट जैसे कि टेम्पल बनाएंगे, टेम्पल क्या है एक एक मतलब एक साल में, एक साल से ज़्यादा भी लग जाता है ना, तो इसलिए आप क्या करते हैं ना 5 साल के लिए 5 ईयर के लिए आप फंड को अक्यूमुलेटेड कर लेते हैं, आपको फंड को अक्यूमुलेटेड कर ले। ये दो एक्चुअली डेंजरस पार्ट है। अगर ये काम के लिए आपने अक्यूमुलेटेड कर दिए और इसको आपने एक्सपेंसेस कर नहीं पाए, इसमें 5 साल के लिए आप अक्यूमुलेटेड कर दिए, यहाँ पे डीम्ड यहाँ पे क्या हुआ है डीम्ड अप्लाई हो गया, ये वाला भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला देखो ये माइनस है दिखाई दे रहा है, तो टैक्सेबल इनकम कैसे होगा 22 माइनस 23 एक्स वी आई जो भाया फंड आ गया डिसअलाउड करके, और XVI XIX ये चारों
कलर चेंज कर रहा हूँ। टैक्सेबल इनकम कैसे आएगा, इनकम में बता रहा था 22 में आ गया, फिर उसमें से 4 वाला क्लॉज माइनस होगा, ये चारों वाला क्लॉज, ये वाला क्लॉज क्या था, ऊपर वाला सब प्लस होके आ गया, प्लस होके जो भी माइनस होना था वो माइनस होके आ गया ये वाला अमाउंट। फिर इसमें क्या होता है ना, डीम्ड अप्लाई जाता है, जो ईयर के लास्ट पर हम रिसीव करते हैं उसको हम डीयर 9A अगर फॉर्म फाइल करते हैं ना तो हमारा डीम्ड एप्लीकेशन में चला जाता है। ये दोनों डेंजरस है, इसमें 30% टैक्स आता है। अगर आपने जो भी पर्पज़ के लिए एक्यूमुलेटेड किए होगे उसको नहीं कर पाए ना, वो 30% आएगा, 115 BBI सेक्शन में आ जाएगा, वो नीचे आएगा, दिखा रहा हूँ यहाँ पे तो है, इमीडिएट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने फॉर्म 9A फाइल कर दिए, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड, यहाँ पे डीम्ड है वो एक्सपेंसेस मान दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आपने एक्यूमुलेटेड कर देंगे 5 साल के लिए तो फिर आपका वो एक्सपेंसेस भी माना जाएगा और एप्लीकेशन में आ जाएगा, इस साल करंट ईयर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 5 साल में नहीं कर पाए तो उस छठा साल में 6 ईयर में वो आपका इनकम में ऐड हो जाएगा और 30% टैक्स लग जाएगा, 115 BBI यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों क्लॉज एक साथ हो गया ना, ये दोनों क्लॉज और ये वाला क्लॉज, ये तो टोटलिंग फिगर है ना, 24 टैक्सेबल इनकम, 22 क्लॉज माइनस 23 का वो चारों, चारों कौन सा वाला, XBI से 2XIX, चलो लास्ट वाला रहेगा ना, इनकम अकाउंटेड सेट अपार्ट टू चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट फॉर पर्पज ऑफ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स डज नॉट एक्सीड 15%। मैं बोल रहा था पहले आपको 11 और 12 का अगर आप रजिस्ट्रेशन लिए, 11 और 12 का आप एग्जिबिशन क्लेम किए ना तो आपको 15% तक डीम्ड एक्सपेंसेस माना जाता है, डीम्ड एक्सपेंसेस माना जाता है, आपने टोटल रिसीव जितना किया है क्लॉज 15 में आता है उसका उसका अपना 15% माना जाता है डीम्ड इनकम। क्लॉज ऊपर है 15 नहीं, वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है। यहाँ में आपका वो वाला हो गया, चारों फिगर माइनस हो गया। क्या क्या फिगर था, एक था आपका जो कैलकुलेशन हुआ डीसी अलॉट वगैरह होके जो भी कैलकुलेशन हुआ वो वाला आ गया, ये वाला हो गया। सेकंड वाला हो गया 9A में जो आपने डीम्ड अप्लाई दिखा है, ईयर के एंड में रिसीव हुआ है। थर्ड में क्या हुआ है ना, आपने फॉर्म 10 फाइल करके आपने अक्यूमुलेटेड करे 5 साल के लिए, तो इसके नीचे क्या हुआ, इसके नीचे हुआ कि आपका 15% तक डोनेशन का 15% तक आपको डीम्ड अप्लाई माना जाता है। तो फिर आपका टैक्सेबल इनकम आ गया जिसका हमको इंतजार था, वो वाला आपका आ गया 24 में, 24 पॉइंट में आपका आ गया टैक्सेबल इनकम। ये वाला आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला आपको माइनस में आना चाहिए, अगर माइनस में आया तो फिर आपका टैक्स नहीं लगेगा, अगर प्लस में आ गया तो यहाँ पर आपका टैक्स लग जाएगा। फिर इसके नीचे इनकम टैक्सेबल अंडर 115 BBI अभी आपको मैं बताया 9A और फॉर्म 10, फॉर्म 9A फॉर्म 10 जो आपने फिलअप किए अगर उसको आपको सही यूटिलाइज नहीं कर पाए 10 BBI में वो टैक्स लग जाएगा। इसमें इस साल में क्यों दिखा रहा है, पिछले साल अगर आपने 9A किए होगे, अगर 5 साल पहले आपने 5 साल पहले या 5 साल के अंदर में कुछ फॉर्म 10 फाइल किए होगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए, ये छठा साल है तो इसलिए यहाँ पे वो आ जाएगा, फिर आर हो जाएगा, इसके ऊपर फिर 30% लगेगा। अगर पिछले साल का मार्च माह में आपने कुछ रिसीव किए होगे डोनेशन, उसको कंट्रीब्यूशन उसको आप एप्लीकेशन में नहीं डाल पाए, फिर आपका क्या होगा, इस साल आपका वो इनकम हो जाएगा। एप्लीकेशन दिए थे लेकिन वो एप्लीकेशन इस साल के लिए वो इस साल भी एक्सपेंसेस नहीं कर पाए, तो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा 115 BBI में आपका टैक्स लग जाएगा। अब आएगा एनोनिमस डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन बोला था 30% टैक्स 115 BBC, एनोनिमस डोनेशन का तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल दिया था, एनोनिमस डोनेशन का कहाँ दिया था, एनोनिमस डोनेशन का मैं दिया था 5% ऑफ या एनोनिमस डोनेशन, यहाँ में था ना टोटल डोनेशन जितना रिसीव हुआ है उसका 5% और 1 लाख विच एवर हायर आपका नॉर्मल डोनेशन हो जाता है, बाकी सारा आपका एनोनिमस डोनेशन 115 BBC में टैक्सेबल होता है 30%। तो आपको यहाँ पे डालना है जो वाला आपका एक्सेस ऑफ 5 लाख और एक्सेस ऑफ 1 लाख और 5% जो भी है यहाँ पे आपने डालना है 30%। तो आपका टैक्सेबल इनकम का अगर सोचो ना, अगर जहाँ पे टैक्स लगता है तो ये तीनों क्लॉज में लगता है 24, 25, 26, याद रहेगा 24, 25, 26, 24, 25, 26, 24, 25, 26 क्लॉज में जो भी आपका इनकम होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। 25, 26 के ऊपर जो भी यहाँ पे आप डालेंगे ऑडिटर डालेगा उसी के ऊपर आपका 30% टैक्स आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ITR 7 में ऑटो फिल होकर आ जाएगा, क्योंकि इतना जो डाला है ऑडिटर ITR 7 में भी एक क्लॉज है, ITR 7 में भी बहुत ड्रास्टिकल चेंजेस हुआ है, उस पर मैं एक वीडियो कर लूँगा। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं 27 से 32, 6, अभी सिर्फ 6 क्लॉज रहा जो सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए, तो मैं इसको जल्दी जल्दी निपट देता हूँ, थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ। ठीक है, 27 वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया, सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए है। ठीक है, इसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं, रिपोर्टिंग करते हैं। एप्लीकेशन इनकम आउट ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ प्रीवियस ईयर इनकम अक्यूमुलेटेड अंडर 23C, वो जो अक्यूमुलेटेड किए थे 5 साल के लिए वो एक्सपेंसेस नहीं हो पाया,
कौन सा प्रीवियस ईयर यहाँ पे रिपोर्ट कर लो। फिर इनकम डीम्ड टू बी अप्लाई एनी प्रेसिडेंट ईयर, डीम्ड जो हमारा एक साल के लिए फॉर्म 9 में फाइल किए थे लेकिन वो नहीं कर पाए, या कुछ फॉर्म में प्रॉब्लम हो गया, या फिर यहाँ पे दिखा दो। इनकम ईयरली और प्रीवियस ईयर 15% अक्यूमुलेटेड, 15% अक्यूमुलेटेड था, मैं दिखा दिया था 15% अक्यूमुलेटेड, यहाँ पे माइनस आ गया था ना। अगर वो पर्पस इनकम ऑफ ईयरली और प्रीवियस ईयर अप टू 15% सेट अपार्ट, 15% से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे डाल दो। इससे वो सोचो कि अगर 15% डाल के हमारा माइनस में कुछ आ गया तो यहाँ पे वो वाला फिगर डालने से हमारा वो फिर से एग्जीक्यूशन मिल जाता है। वो कॉर्पस फंड जो भी हमारा कॉर्पस फंड रिसीव है यहाँ पे रिपोर्ट करो, बोरोड फंड जो भी बोरोड फंड है यहाँ पे रिसीव करो, एनी अदर रिसीव जो भी है यहाँ पे करो। यहाँ पे जो एप्लीकेशन हुआ है एप्लीकेशन फंड का वो सिर्फ एक डिटेल्स मांग रहा है, डिटेल्स रिपोर्ट करने के लिए क्या क्या एप्लीकेशन हुआ है। एप्लीकेशन जैसे कि हमने 5 साल के लिए अक्यूमुलेटेड कर दिए थे, इस साल हमने उसको एक्सपेंसेस कर दिए, तो वहाँ पे डालेंगे कितना हमने अक्यूमुलेटेड किए थे एक्सपेंसेस करने के लिए 5 साल के लिए, अभी हमने उसको एक्सपेंसेस कर दिए तो वाला अक्यूमुलेटेड वाला में आ जाएगा। इससे ही पिछले साल हमने डाले थे फॉर्म 9A फाइल किए थे, डीम्ड ये वाला करे थे, तो वो वाला अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। ईयरली और प्रीवियस ईयर 15% अक्यूमुलेटेड था, उसको डालने कॉर्पस फंड, बोरोड फंड और एनी अदर जो भी एप्लीकेशन हुआ है ये वाला में हम रिपोर्ट कर लेंगे। इसे रिपोर्टिंग के लिए कितना एप्लीकेशन हुआ है, यही करंट ईयर सेम उसी ये जो ऊपर है उसी का ही कैटेगरी, जैसे टाइप्स ऑफ सोचते हैं ना वैसे टाइप्स ऑफ, ये एक टाइप्स होता है रिपोर्टिंग टाइप्स, ऊपर जो है वही से। डिटेल्स ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन में बोल दिया था, स्पेसिफाइड पर्सन ये क्या स्पेसिफाइड पर्सन था, हाँ इसमें वो वाला भी था प्लस स्पेसिफाइड पर्सन भी था। अगर कुछ हम ट्रस्टी के रिलेटिव के लिए, और स्पेसिफाइड पर्सन मतलब जो भी है वो ट्रस्टी के रिलेटिव वगैरह उनके लिए कुछ पर्सनल बेनिफिट दे दिए तो ये भी यहाँ पे भी टैक्स हो जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लॉज नंबर हमारा 25 में जो 115 BPI आ जाता है, 9A फॉर्म 10 का मैं बताया वो रॉन्ग क्या होता है ना, रॉन्ग अक्यूमुलेशन किए होंगे वो एक्सपेंसेस दिखाई नहीं पाए। और कुछ आपने जो पर्सनल ये जो है ना सेक्शन 13 सब सेक्शन 3, इसमें अगर कुछ पर्सनल बेनिफिट दे दिए स्पेसिफाइड पर्सन को वो भी यहाँ भी आ जाएगा, पर्सनल एक्सपेंसेस कर दिए। ट्रस्टी का कुछ रिलेटिव वगैरह देख के उनके नाम पे जो है उसका कुछ खर्चा दिखा दे, उनको कुछ पर्सनल बेनिफिट देते हैं उसके ऊपर भी 30% टैक्स लग जाएगा। इसमें उनका यहाँ पे भी हमको डिस्क्राइब करना है कौन कौन स्पेसिफाइड पर्सन है, उनका नेम ऑफ सच पर्सन, पैन नंबर देना, आधार नंबर देना, एड्रेस देना, और कितना अमाउंट स्पेसिफाइड पर्सन के लिए खर्चा हुआ है। एक स्पेसिफाइड पर्सन एक ट्रस्टी का रिलेटिव को हमने जॉब में रख दिया, ट्रस्ट का अकाउंट उसने, उसका एक्चुअली सैलरी मिलना चाहिए था 10,000, हमने उनको 1 लाख दे दिया पर मंथ, तो फिर हमारा 90,000 पर मंथ का DCR होता है। 90,000 पर मंथ का यहाँ पे इंटू 12 जितना अमाउंट डाला है वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा 30% टैक्स में आ जाएगा। और यहाँ पे नाम डाल के उनका कोड, ये जो कोड है ना, कोड नीचे दिखा दे रहा हूँ, कोड वही जो ये वाला मैंने अगर डालना, अगर ऑथर ट्रस्ट फाउंडर इंस्टीट्यूशन अगर वो ऑथर है फाउंडर है एनी पर्सन हुआ जो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन, कोई भी पर्सन सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन देता है उसका, ऐसे ऐसे करके एक एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आफ्टर मैनेजर हो या होता है ट्रस्ट का मैनेजर एनी ट्रस्टी जो भी, उसमें कोड डालना और उसका नेम डालना, पैन नंबर एड्रेस वगैरह डाल के करना। 29 में क्या होता है ना, 28 में जो हम डाले रिलेटेड पर्सन 29 में दिखाएंगे उनका नाम पे क्या क्या खर्चा हुआ है, कितना अमाउंट है, whether any part of income property audit to be lent और any specified purpose, उनको कुछ प्रॉपर्टी वगैरह यूज करने के लिए दिए लेंट, उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी नहीं है, उनको कुछ मतलब बोरो करके दिए हमारा ट्रस्ट से वो पैसा वगैरह लिए है और वो एडिक्वेट सिक्योरिटी नहीं रखा है हमने, तो यहाँ पे एस डाल के कितना अमाउंट है उसको दिखाना पड़ेगा। और लैंड बिल्डिंग वगैरह उनको यूज करने दिए लेकिन एडिक्वेट रेंट नहीं लिए उनके हिसाब से, तो हमारे यहाँ के इस करके कितना रेंट होना चाहिए था फेयर मार्केट वैल्यू और किसने अमाउंट और किसी से हम ले रहे तो वो वाला यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये वाला टोटली होके वो वाला 25 क्लॉज में जाएगा, 115 BPI में टैक्स होगा। अगर पे बस सैलरी अलाउंस मैं अभी एग्जांपल दिया 10,000 उसका एक्चुअल देना चाहिए था लेकिन 1 लाख करके हम सैलरी दे रहे थे,
तो 90,000 करके जो अमाउंट इंटू 12 करके जो भी अमाउंट हुआ यहाँ पे डाल देंगे, वो वाला अमाउंट यस करके। अगर कुछ ट्रस्ट का स्पेसिफाइड पर्सन से नहीं करे तो सारा नो आ जाएगा, ठीक है। कोई भी ट्रस्ट हो नो डाल देंगे सब कुछ। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ऑडिटर अगर चाहे तो दे देगा। whether service or audit has made following specified person during the previous year remuneration, कुछ adequate remuneration, without adequate remuneration और अदर compensation कुछ दिया है तो अब पाने नहीं चाहिए था compensation, लेकिन हमने उनको compensation दे दिया तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी परचेज सिक्योरिटी पर्पज कर एडिक्वेट यहाँ पे इस देके दे देंगे। जो भी हमारा स्पेसिफाइड पर्सन को कुछ हमने उनके बेनिफिट के लिए खर्चा किया है ना, वो वाला यहाँ पे आ जाएगा रिपोर्टिंग के लिए 29 क्लॉज में, ठीक है। फिर वहाँ पे ये देखिए नीचे शेयर सिक्योरिटी वगैरह सोल्ड वगैरह क्या लेस देन कंसिडरेशन, जो भी हमारा शेयर था लेस देन कंसिडरेशन जो भी है ये वाला पॉइंट आप देख लेना, एक बार रीड कर लेना, ए से एच तक वहाँ पे रिपोर्टिंग हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्लॉजेस में मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो हम 12 एज जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पे है वो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है अगर हमने जो भी ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रस्ट के उसी हिसाब से खर्चा नहीं किए, अदर एक्सपेंसेस किए और प्राइवेट बेनिफिट किसी प्राइवेट रिलीजियस का बेनिफिट दिए, अदर पब्लिक बेनिफिट नहीं दिए, वो भी हमारा कैंसिल करता है। तो इस बार से ऑडिटर को वाला रिपोर्ट करने के लिए क्लॉज डाला हुआ है, क्लॉज नंबर 30। यहाँ पे ऑडिटर जो रिपोर्ट करेगा 12A में जो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, 12A में जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो उसका जो टर्म एंड कंडीशन है ये वाला 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा हर साल। अगर कुछ जो भी कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है उसको सेपरेट अकाउंट सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा बाय द ट्रस्टी अगर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करे तो यहाँ पे एस मार के वो अमाउंट डाल देना, कितना अमाउंट बुक्स में नहीं है। यहाँ पे अगर ऑडिट हैज अप्लाई अदर देन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए अप्लाई नहीं किया, अदर किस काम के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे इस करके कितना अमाउंट अदर देन ऑब्जेक्टिव के लिए है वो वाला रिपोर्ट करना। प्राइवेट के लिए मतलब प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट, प्राइवेट रिलीजियस पर्पज के लिए कुछ एक्सपेंसेस किया, पब्लिक के लिए नहीं किया तो यहाँ पे इसके लिए उतना अमाउंट डालना है। ये वाला है ना 6 अमाउंट, वो वाला सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए है, कितना कितना अमाउंट वो 12A का कंडीशन नहीं मान के, 12A का जो 6 कंडीशन था उसको नहीं मान के अदर वे में एक्सपेंसेस किया। 31 क्लॉजेस में आ गया डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था। जो भी ट्रस्ट एसेट परचेज करता है उसी को तो अप्लाई में ले लेता है। अगर ट्रस्ट का जब आप वो एसेट परचेज किया उसका वो एप्लीकेशन में दे दिया तो यहाँ पे आप डिप्रिसिएशन नहीं ले सकते ट्रस्ट का, वो ऑलरेडी अप्लाई में चला गया है ना, इसलिए वो दोबारा यहाँ पे अगर डिप्रिसिएशन डालेंगे तो दोबारा एप्लीकेशन हो जाएगा, इसलिए वो एप्लीकेशन में नहीं लेता है। अगर ऐसा केस का वो यहाँ पे अप्लाई लिया एप्लीकेशन में लिया था जो परचेज किया था, फिर यहाँ पे अगर डिप्रिसिएशन डाल दे वो तो गलत हो गया, 2 टाइम वो डिडक्शन ले लिया, तो इसलिए यहाँ पे इस करके उतना अमाउंट डिप्रिसिएशन का यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। अगर इसी केस होगा, ऐसे रिवर्स केस अगर आपका होगा कि आपने जब एसेट परचेज किए थे लेकिन उसका डिप्रिसिएशन उसका आप एप्लीकेशन में नहीं लिए थे तो अभी आप डिप्रिसिएशन ले सकते हैं। फिर आ गया 32 प्लस, जैसे कि 3CD का होता है, TDS TCS का प्लस ऐसे ही सेम टू सेम 32 में डाला है। तो TDS जो है यहाँ का एक अनेक्सर है, मैं इसका आपको दिखा दे रहा हूँ, अनेक्सर ये वाला अनेक्सर है, ये वाला आपको देना है टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड रिटर्न नंबर देना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये बार एक, ये जो अनेक्सर है एक्चुअली मैं दिखा दिया था एक बार, उसका वो साउंड चला गया था तो इसलिए मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमको डालना है, यहाँ पे हमने टर्न नंबर डालना है जिस पार्टी का और कौन सा सेक्शन में TDS कटा है, ये हमारा टर्न नंबर डालेंगे, ट्रस्ट का कौन सा सेक्शन में TDS कटे तो यहाँ पे हम नेचर ऑफ पेमेंट ले लेंगे ने, और हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट डिडक्ट, कितना अमाउंट हम देखा है हमारा एक्सपेंसेस करीबन हमने 10 लाख दिखा दिया, अगर इसमें से कितना अमाउंट के ऊपर हमारा TDS अप्लीकेबल हो रहा है, करीबन देखो 9 लाख के ऊपर हमारा TDS अप्लीकेबल हो रहा है इस सेक्शन में। तो कितने अमाउंट के ऊपर कितना हम डाले, टोटल अमाउंट ऑन हुई टैक्स डिडक्टेड कलेक्टर कितने अमाउंट के ऊपर हमने काटे तो वही 9 लाख होगा, जितने अमाउंट हमारा अप्लाइड मतलब अप्लीकेबल हो रहा है जितने अमाउंट में TDS काटने के लिए उतने अमाउंट में हमने TDS काटा है। ऐसे ही अमाउंट ऑफ TDS टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड आउट ऑफ इसके ऊपर कितना अमाउंट TDS कटा है, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड इसका 10% अगर हुआ तो 90,000.9 लाख हो गया। टोटल अमाउंट विच टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड लेस देन रेसिप्रोकल तो जीरो हो जाएगा, लेस देन रेसिप्रोकल डिडक्टेड कलेक्टेड अमाउंट आउट ऑफ ये वाला तो अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड नॉट डिपॉजिटेड तो ये जीरो आ जाएगा, सब ने हमने डिपॉजिट कर दिया। ये तो हो गया आपका 32 क्लॉजेस, मैं आपको डिटेल्स में बता दिया आपका 10BB फॉर्म का 32 क्लॉजेस, ठीक है। 10BB क्लॉज का हमारा 32 क्लॉजेस। फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 इसका, पार्ट 2 में मैं दिखाऊंगा 10B ये जो 23 असेसमेंट है 23 24 ऑनवर्ड्स ये वाला जो है इसका मैं ये वाला मेरा वीडियो हो गया पार्ट 1, मैं पार्ट 2 वीडियो एक अपलोड करूँगा जिसका इसे जैसे डिटेल्स बताए इसे सेम टू सेम ऑल डिटेल्स बताऊँगा 10B फॉर्म का। आपसे क्या करना है, आपको सिर्फ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको यहाँ पे लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कुछ डाउट है
फिर समझ ना आए तो आप यहाँ पे कमेंट कर लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू।